आज के गेस्ट को किसी भी डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनके 30 साल के एक्सपीरियंस में इन्होंने कभी भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्राइवेट इंडस्ट्री से लेके पीएसयू तक का सफर, जीएसटी रिफॉर्म से लेके मल्टीपल रिफॉर्म्स तक, आज के टाइम पे एक सोशल ऑडिटर एंड लाइफ कोच, नन अदर देन। आज के गेस्ट को किसी भी डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनके 30 साल के एक्सपीरियंस में, यस 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे वो इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करना हो, चाहे वो एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज ना करना हो, चाहे वो वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज ना करना हो, इन्होंने कभी भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्राइवेट इंडस्ट्री से लेके पीएसयू तक का सफर, जीएसटी रिफॉर्म से लेके इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म से लेके मल्टीपल रिफॉर्म्स तक, वैल्यूज, इंटीग्रिटी, एथिक्स, एसएपी तक, इन सभी लीडरशिप पोजीशंस पे और स्पेशली आज के टाइम पे एक सोशल ऑडिटर एंड लाइफ कोच, नन अदर देन तरुण मोइत्रा सर। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट को आप सिंपल पॉडकास्ट मत मानिएगा। यहां पे आपको एक ऐसी लाइफ की जर्नी मिलने वाली है जहां पे आपको एआई, जहां पे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सीएमएस का स्कोप इन फाइनेंस, टैक्सेशन, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, सब कुछ यहां पर आपको मिलने वाला है। तो वेलकम तरुण सर, आई होप यू आर डूइंग गुड। आई एम गुड। मुझे बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा है आपके सामने बैठने का, एंड बहुत धन्यवाद मुझे इधर बुलाने के लिए। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं इसलिए प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं एक सीएमए रैंक होल्डर के सामने बैठा हूं। यस सर। योर टेक्निकल सुपीरियरिटी, योर एनर्जी, आपका कम्युनिकेशन मिसमराइजिंग, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलता है जहन में बैठ जाता है। थैंक यू सर। एक्चुअली इट इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज टुडे इट इज माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सर। तो आज का डे मेरे लिए स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि एक तो आज मेरा बर्थडे है, एंड आज के दिन मेरे साथ एक स्पेशल पर्सनालिटी बैठी है, who is none other than तरुण कुमार मोइत्रा सर। He is retired DGM Finance from BEL, एंड और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनके पास हैं जो मैं इनके साथ शेयर करने वाला हूं, और जो अपने एक्सपीरियंसेस ये हमारे साथ शेयर करेंगे। तो सर, बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट, जो सर तरुण कुमार मोइत्रा एक नाम है, इस नाम के पीछे की एक छोटी सी हिस्ट्री हम सब बच्चों को जाननी है, स्टूडेंट्स को जाननी है और प्रोफेशनल्स को भी जाननी है कि आपके चाइल्डहुड से लेके आपके एडल्टहुड से लेके आपकी थोड़ा सा एजुकेशन का ग्लिम्स एंड योर पर्सनल लाइफ। तो विद इन अ फ्यू वर्ड्स अगर आप अपनी जर्नी को डिस्क्राइब कर पाए। तो पहले बता दूं, मेरा नाम तरुण कुमार मोइत्रा है। बांग्ला में अगर बोला जाए, मेरा नाम है तरुण कुमार मोइत्रा। तरुण कुमार मोइत्रा, राइट, इन बांग्ला एक्सेंट। यस, राइट। मैं हूँ वेस्ट बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट का। मेरा बचपन वहीं पे ही गुजारा, मेरा पढ़ाई वहीं पे हुआ। मेरा पढ़ाई में कोई अतिशयजन नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा। प्राइमरी स्कूल भी गवर्नमेंट था, हाई स्कूल भी गवर्नमेंट, कॉलेज भी गवर्नमेंट ही था, एंड मीडियम भी बांग्ला। 12 स्टैंडर्ड 12 तक मेरा पूरा के पूरा मीडियम बांग्ला था। मुझे अंग्रेजी से डर लगता था, हिंदी समझ में नहीं आता था, बांग्ला हाँ ठीक ठाक आता था। उसके बाद मेरा उसी होम टाउन में जो कॉलेज था, उसी से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था। उससे मैं अपने आप को चैलेंज करके फ्यूचर, मेरे फादर का जो इंस्पिरेशन था उसके कारण मैं बांग्ला से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लिया अपने आप को। इट वॉज चैलेंजिंग माई सेल्फ, इट वॉज नॉट चैलेंजिंग एनीवन। उसके बाद ग्रेजुएशन जब चलता रहा, आजकल भी स्टूडेंट को तो वही करते होंगे, उस टाइम बिकॉज आई एम ऑलवेज फीलिंग प्राउड कि अभी भी मेरे पास वो आई कार्ड पड़ा हुआ है कि मेरा उम्र था जब मैं सीएमए रजिस्ट्रेशन किया था 19 years 18 days और समथिंग लाइक दैट। तो वो मुझे, क्योंकि उन दिनों में जहाँ पे एजुकेशन का ग्लिम्स, हायर एजुकेशन का ग्लिम्स विलेज तक पहुँचना मुश्किल था, उस टाइम भी हमने ये किया था, तो मेरे लिए एक माइलस्टोन लगता था। तो हर एवर आई डू गेट अपॉर्चुनिटी मैं शेयर करता हूँ कि इस एज में भी मैं ज्वाइन कर लिया था, बट फर्दर स्टडी डिले कर दिया, पर ज्वाइन कर लिया था पहले ही, मतलब टारगेट डिसाइड हो गया था।
Then I did my graduation from my local college, then CMA. Up to that मेरे पास हिंदी भाषा के साथ कोई संपर्क नहीं था, सिवाय 2-4 हिंदी मूवी जो समझ में नहीं आता था, ना तो हिंदी गाने का कोई लिरिक्स समझ में नहीं आता था। वहीं से मुझे पहला मौका मिला काम करने का, वो रायपुर, उस टाइम मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अभी जो छत्तीसगढ़ में है। वहीं पे जाके मैं समझा कि लैंग्वेज के अलावा भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो दैट इज़ गुड लर्निंग। तो उधर उसके बाद रायपुर से मैं आ गया कलकत्ता, कलकत्ता से गया हैदराबाद, हैदराबाद से आ गया गाजियाबाद, अब गाजियाबाद से आपके सामने। ऑल द वे टू ग्रेटर नोएडा। राइट, सो थैंक यू सो मच सर फॉर टेलिंग मी योर जर्नी। एंड इससे एक हेल्प मिलती है स्टूडेंट्स को, यस इट इज़ पॉसिबल कि आपके सामने कोई भी टाइप का बैरियर होता है, whether be it communication, be it personality, you can overcome everything. There is nothing called barrier. देखो, जब जर्नी करते हो आपके रास्ते में स्पीड ब्रेकर आएगा, या तो रास्ते के बीच में एक पेड़ आ जाएगा, आप क्या करोगे, उससे टकराओगे या स्पीड ब्रेकर को तोड़ोगे? आप उसको नेगोशिएट करना है। There is no barrier. That was a very good mindset कि बैरियर कुछ नहीं होता, बैरियर इज अ मिथ। बैरियर तो मेंटल, कोई आके बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा, कोई बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं इसलिए पढ़ नहीं पा रहा, ये अपना अपना रीज़न है, माइंडसेट। तो सर बिफोर वी डीप डाइव इनटू द पॉडकास्ट, इंट्रोडक्शन आपने ऑलरेडी दे दिया है, एंड तो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के माइंड में भी होते हैं, क्वालिफाइड सीएमएस के माइंड में भी होते हैं, इवन एक्सपीरियंस्ड जो आपके क्वालिफाइड वंस होते हैं, who are still somewhere struggling in their career। तो एक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये पॉडकास्ट किस किस फॉर्म में रहने वाला है। सबसे पहले रहेगी सर की जर्नी एंड सर की फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद ये पॉडकास्ट जाएगा सेकंड फेज में, दैट इज पीएसयूज एंड द रियलिटी रिगार्डिंग पीएसयूज। उसके बाद हम चलने वाले हैं आगे जाकर जो प्रेशर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है, लर्निंग प्रोसेस, एंड उसके बाद डेजिनेशन के बियॉन्ड में क्या लाइफ होती है, एंड एक रैपिड फायर राउंड भी होगा सर हमारे साथ, तो उसमें फटाक से आपको आंसर देने विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बिना कुछ सोचे। वो बहुत मज़ेदार राउंड होता है, वो मेरा फेवरेट राउंड है, क्योंकि उसमें इंस्टेंट जो इनेट नेचर आपका होता है अंदर वो निकल के आता है, वो बच्चों को भी मज़ा आता है देखने में। एंड पॉडकास्ट की एंडिंग मैं आपको बता देता हूँ, जो यंग प्रोफेशनल्स आने वाले हैं उनको एक लास्ट मैसेज से होने वाली, राइट। तो सर शुड वी बिगिन? सर सीएमएस जो होते हैं आज के टाइम पे एज अ प्रोफेशनल, यंग प्रोफेशनल जो क्वालिफाई करके निकलता है, वेयर डू वी स्टैंड एज अ क्वालिफाइड सीएमए? आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे जो क्वालिफिकेशन निकल के आ रही है सीएमए की, जो टेक्निकल नॉलेज है, जो स्किल बेस्ड आपके प्रोग्राम्स हैं, जो कोर्सेज के अंदर इनबिल्ड किए गए हैं, अगर एक सीएमए क्वालिफाई करके निकलता है तो वेयर डू वी स्टैंड, हमारा क्या स्कोप है? आप जब बोलते हो वेयर डू यू स्टैंड, मतलब किसी के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो? तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जो तीनों ब्रांचेस ऑफ प्रोफेशन है, सीएस, सीएस एंड सीएमए, इसके साथ कर रहे हो तो एक परिभाषा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो किसी इंजीनियर के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो अलग परिभाषा है, अगर आप किसी आर्टिस्ट या स्पोर्ट्स प्रोफेशन के साथ करें तो अलग परिभाषा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस है कि आप फाइनेंस के परिधि की बात कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो अगर फाइनेंस की परिधि में बात कर रहे हो, सीएमए का टेक्निकल कैपेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, सीएमए डीप डाइव करना आता है, सीएमए को जो एवरेज और नॉट एवरेज, इवन इन फाइनेंस फ्रेटर्निटी जो जहां तक देख सकते हैं उसके बियॉन्ड भी वो देख सकता है। सीएमए एक ही जगह पे हमें क्या कहते हो, उसका स्पीड ब्रेक हो जाता है, वो है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। इस कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन क्यों नहीं है, इसको भी मैंने कभी एनालिसिस करने की कोशिश की है। मुझे जहां तक लगा इट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड, अपने आप को इंज्योर करते हैं ये, क्योंकि स्टूडेंट सोचते हैं आई एम ए सीएमए, आई एम इंफीरियर, सेंस ऑफ प्राइड नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दो,
आज अगर आप मुझे बोलोगे कि मुझे दिखने में एक यूरोपियन लग रहा है ना, मेरा 82 इंचेस हो जाएगा मेरा सीना। अगर आप मुझे बोलोगे कि आप बंगाली जैसे दिख रहे हो, मुझे बंगाली दिख रहे हैं लग रहा है। तो हम अपने आप को अपना आइडेंटिटी में प्राउड फील नहीं करते। जब तक हम अपना आइडेंटिटी लेके प्राउड ना फील करेंगे, हमें बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। सेल्फ इमेज लो है। सेल्फ इमेज, तो ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी है, जिसके कारण जब भी कभी इंटरव्यू में मैं देखा, उनका बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस उभर के नहीं आता है। एक पर्सन आता है जो उसका चलन है, वो बताता है कि आई एम हैविंग समथिंग इन मी, वो सीएमए में इसलिए मिसिंग है, वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी के कारण। ये इसके अलावा मुझे सीएमए में कोई खामियां दिखता नहीं है। तो इट इज ऑल अबाउट सेल्फ इमेज, जो उन्होंने खुद को ही इन्फ्लिक्ट किया है। सर यही प्रॉब्लम मुझे भी दिखाई देती है, एंड यस इट इज वेरी मच ट्रू। क्योंकि जिस भी जर्नी में मैंने क्वालिफाइड सीएमएस को भी ट्रेन किया है, तो मुझे भी एक ही प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो बस कंपेयर करके अपने आप को इन्फीरियर मान ले। दैट इज द होल। एक्चुअली आपको अपने आप को चैलेंज करना है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। एक मेरा जो पहला ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ से मैंने करियर शुरुआत हुआ था, रायपुर में, उनका जो वो एक कंग्लोमरेट का सीईओ, जो उन दिनों हमें उनको बड़े साहब बोलते थे, क्योंकि वो लालाजी टाइप का कंपनी थे, बट लिमिटेड कंपनी। उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था बीकॉम पास और कुछ नहीं। उनके पास एक एमआईएस रिपोर्ट जाता था, उस एमआईएस रिपोर्ट बनाने में हम लोगों का हालत खस्ता हो जाता था, और हम बनाते थे 7 दिन लगता था, 4-5 दिन तो लग ही जाता था उसको, महीने का या एमआईएस बनाने के, क्योंकि एक्यूरेसी होना चाहिए। राइडर को भेज देते थे, हम रायपुर से उसको भिलाई लेके जाता था, राइडर बैठता था, राइडर उधर बैठ के उसका जो रोटी सब्जी खाना है खा के वही रिपोर्ट लेके आ जाते थे। इन्होंने टिक टिक कर दिया, कहाँ का रेड मार्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने उसके अंदर वो देख लिया। मैंने कहा मिस्टेक किया, वो भी बता दिया, मेरा क्लास कब होने वाला है वो भी बता दिया। तो ये शार्पनेस, इसके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट, ये है अपने अंदर एक क्या बताऊं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मेरे पास है, बट मुझे उसको अप्लाई करना है। तो एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि जैसे अगर मैं आपको आज देखता हूं, आपने अपना करियर सर उस टाइम स्टार्ट किया था जहां पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, एआई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑलमोस्ट जीरो था या नहीं था, राइट? मैनुअल अकाउंटिंग हुआ करती थी। आपने बोला एमआईएस रिपोर्ट्स बनाते थे, एमआईएस भी आई थिंक बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ होगा। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना के बराबर था। तो आपको आपका एक मोटिवेशनल या ड्राइविंग फैक्टर कौन सा था जो आपने फाइनेंस की फील्ड को ही चूज किया? फाइनेंस का फील्ड को चूज करने के लिए मेरा एक टीचर रिस्पॉन्सिबल है। ओके। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट, नॉट वेरी गुड स्टूडेंट, टिल स्टैंडर्ड 7। 8 में थोड़ा हेल्थ के कारण मेरा चला गया। 10th में गया तो कुछ सब्जेक्ट में मैं सेक्शन में अच्छा रिजल्ट किया, स्कूल में अच्छा नहीं किया था, तो 10th स्टैंडर्ड मेरा ढीला ढाला निकला, बहुत ही ढीला ढाला। बट मेरा एक टीचर थे, ही वॉज एवर स्माइलिंग एंड चार्मिंग, एंड कुछ होता है ना जिसको देख के आपको ऑलवेज आप एनर्जी लेते हो, वो थे वो टीचर। वो पढ़ाते थे जियोग्राफी एंड कॉमर्स। ओके, जियोग्राफी एंड कॉमर्स। तो उनसे मैंने सीखा कि मैप कैसे देखते हैं। इवन आज के इस एज में भी अगर मुझे बता दो, हो सकता है मैं एक्यूरेट ना ड्रॉ कर, मैं वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर सकता हूँ, बिकॉज उन्होंने जो सिखाया ना बोर्ड में, वो अभी भी वीडियोग्राफी है। मुझे ये देख के नहीं, उन्होंने जो बोला था उसी हिसाब से, तो वो जो पढ़ाते थे वो मुझे इंस्पायर किया है कि सब्जेक्ट हो तो यही। तो 12th के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा चॉइस मैंने रखा ही नहीं था, ये सर जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मैं वही पढ़ूंगा। तो हैपन टू बी, मैं जब ज्वाइन किया था तो शुरुआत में जो अभी आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग जो है उसको बांग्ला में लिखा रहता था हिसाब शास्त्र। तो मुझे उसका एक वर्ण भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। फर्स्ट फ्यू डेज आई वाज जस्ट क्राइंग कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। तो रोते रोते सर के पास ही पहुंच गया।
सर का इंस्पिरेशन में and उनका पेट्रोनाइजिंग की वन मोर थिंग आई लाइक टू टेल यू, जो पैटिंग होता है ना, ये कितना काम करता है सर ने करके दिखा दिया। सर का पैटिंग के कारण, बिलीव करोगे ना, था और मार्कशीट तो स्कूल में है ही है, आई बिकम स्कूल टॉपर इन कॉमर्स एंड प्रोबब्ली आई वाज सेकंड इन माय दिस डिस्ट्रिक्ट। You were second in the district from an average student. बिलो एवरेज स्टूडेंट। Below average student. तो बिकॉज ये सर का पैटिंग के कारण All because of his हिज teaching. जस्ट नॉट टीचिंग, उन्होंने जो पैट किया था हो जाएगा तेरा, बहुत इजी है। Just because of that one part, दैट वन पैट में चेंज माय लाइफ। change your life. तो एक mentor इसलिए लाइफ में जरूरी होता है। हाँ, मेंटर बहुत जरूरी होता है। अब किसी को ना उसका शक्ल, एज, सेक्स, कास्ट देख डिसाइड मत करो। अगर आपको उसको अच्छा लगता है मेंटर बनाना है, आप बना लो। मेंटर ढूंढो मत। आप किसको मेंटर बनाओगे, वो आपका दिल से आ जाएगा, अंदर से आएगा। राइट, मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे भी दिल से आया था। सबके दिल से आता है, वो बस आपको ढूंढना होता है, और वो कभी कभार बिना ढूंढे भी मिल जाता है, आपके सामने होते हैं। तो सर, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। यस सर, आपने प्राइवेट इंडस्ट्री, पब्लिक इंडस्ट्री एंड बहुत सारे कंपनीज में काम किया, जैसे ECIL, राइट, एंड BEL में आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपकी उस प्रोफेशनल लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस या ऐसा इंसिडेंट जिसने स्पेसिफिकली आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली ग्रो किया, कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप स्टूडेंट्स को बताएं। अच्छा, आई वुड ट्राई टू ड्रॉ रेफरेंस ऑफ योर अर्लियर क्वेश्चन, बिकॉज आप अर्लियर क्वेश्चन मैंने हाफ आंसर किया था। ओके। उसमें आपने पूछा था कि मैं जिस एरा से आया, उसके बाद ERP आया, उसके बाद SAP आया, उसके बाद ये GST। आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने एक चीज़ मिस कर दिया। मैं जब नौकरी करता था ना, बिजली भी नहीं था। ओह, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। तो मैंने अकाउंटिंग सीखा पेन एंड पेंसिल से। हमारा जितना बुक कीपिंग था वो मैनुअल था। फैक्ट्री के लिए DG से चल सकता था, लेकिन मेरे लिए DG जनरल से काम नहीं करेगा, हमें मोमबत्ती से काम करना था। तो दैट हैज टॉट मी दैट इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग। मेरा जो बॉस थे, उन्होंने बताया कि अगर आप 2 लाख का बैलेंस शीट बना सकते हो स्क्रैच से बैलेंस शीट तक, तो आप 2 करोड़ का भी बना सकते हो। तो हमें वो पेंसिल से बनाना सिखाया गया था। वो इफ यू से मी दैट व्हाट फाइनेंशियल एक्यूमे आई हैव लर्न फ्रॉम दैट सिचुएशन। आज उसके बाद और मजेदार, आपने बहुत कुछ पूछ लिया, उसमें मैं बहुत कुछ मिस कर गया। आप लोगों में से शायद आपका भी टीम में भी शायद ही किसी ने देखा होगा एडिंग मशीन। हमने उसी में भी काम किया था। तो एडिंग मशीन के बाद हमारे पास मोस्ट लग्जरियस आइटम आया था कैलकुलेटर, की बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। राइट। हमें ट्रायल बैलेंस जब मैनुअली टैली करना पड़ता था, दैट वाज हरक्यूलियन टास्क। आज के डेट में तो आप लोग कभी ट्रायल बैलेंस टैली करने का तो झंझट झेला ही नहीं है। इट इज ऑलरेडी ऑटोमेटेड। तो जब तक ट्रायल बैलेंस आप मैनुअली टैली नहीं करवाओगे, द फिल ऑफ अकाउंटिंग नहीं आएगा। आपको धीरे धीरे, क्योंकि उसी समय इसमें आना चाहता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर आया। आपको ये भी बता दूं कि मैं कैरियर शुरू किया था 7 जनवरी 1990। 7 जनवरी 1990। I was not even born. And I learned little bit of computer 89 and 88. Okay. That time हमें MS-DOS, Lotus 1 2 3, MS Word और एक था, मुझे याद नहीं है, ये थोड़ा बहुत आइडिया था। जब जहाँ गया वहाँ पर ये सब कुछ नहीं था। उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया। देन आई गॉट वन कंप्यूटर विथ MS-DOS, लोटस 1 2 3। उसमें मैंने डिजाइन किया था रेवेन्यू बजट फॉर मल्टीपल एजेंसीज। उस टाइम हमें ना इतना मैक्रो नहीं आता था। मैक्रो कंसेप्ट भी तो मैं बाद में सुना, तब उसका नाम भी नहीं था। तो एड लेस करके कुछ करके बनाया था। देयर आफ्टर व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद, फर्स्ट टाइम आई सॉ समथिंग कॉल्ड विंडोज 94। आप लोगों को ये भी बता दूं, विंडोज 94 इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 94 वाज एन एप्लीकेशन। इट वाज जस्ट एन एप्लीकेशन। पहले आपको डॉस में
ऑन करना पड़ता था, हाँ, उसके बाद विंडोज 94 को ऑन करना पड़ता। ओ, फर्स्ट टाइम आई कुड सी मल्टीपल स्क्रीन, तो क्या कहते हैं, ग्राफिक इंटरफेस, माउस का वो हिलना, डिफरेंट हार्डवेयर। डिफरेंट हार्डवेयर्स। हम्म। उस टाइम हमें ये समझ में नहीं आया था कि इसमें से अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट कैसे होता है। तब था नहीं, कोई ईआरपी नहीं था। राइट। उसके बाद जब मैं ईआरपी में आया, हम्म। तभी भी हमें इन हाउस ईआरपी हुआ करता था। जब मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया गाजियाबाद, इन हाउस ईआरपी था, ओन कोबल में डेवलप्ड। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, दर इज लैंग्वेज कॉल्ड कोबल। बेसिक कोबल था, मैंने बेसिक भी सीखा था, थोड़ा कोबल भी सीखा था। तो कोबल में लैंग्वेज डेवलप था। उसका प्रॉब्लम बहुत था क्योंकि हमारा हार्डवेयर इतना फास्ट नहीं था। तो एक रन में जो ट्रायल बैलेंस आएगा, सेकेंड रन में डिफरेंट ट्रायल बैलेंस आ जाता था। तो धीरे धीरे तभी भी हमारा अकाउंटिंग चलता था मैनुअली। जिस दिन हमने एसएपी में आ गया तो पता चला कि अकाउंटिंग तो हम छोड़ दिए, अब तो अकाउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं, हम उसका ट्रांजैक्शन में कर रहे हैं। बट दैट इज अनदर डिफरेंट फील्ड। देन आई लर्नड एसएपी। एसएपी एनवायरनमेंट में हम 2008 से 2025 तक मैं काम किया। तो दिस इज हाउ माई ट्रांजिशन हैपन इन दैट फेज। सेकंड क्वेश्चन वाज, could you please repeat it for me? या श्योर सर। सर सेकंड क्वेश्चन था, आपने प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काम किया है, पब्लिक में भी काम किया, एंड मल्टीपल कंपनीज का एक्सपीरियंस आपने लिया। आई थिंक इट इज सीआईएल एंड देन बीईएल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा। तो ऐसा कौन सा एक इंसिडेंट था जिसने प्रोफेशनली आपको बहुत ग्रो किया? मैंने शुरुआती उससे कर दी थी बता दिया मैंने राइट। कि आई एम फ्रॉम ए इंटीरियर विलेज ऑफ बंगाल। तो मेरा भाषा का तो प्रॉब्लम आप समझ ही सकते हो। राइट। तो मेरा पहला नौकरी में मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं वही बोलना चाहता हूँ या नहीं। मतलब जो सामने वाले को कम्युनिकेट किया जा रहा है वो, मैं पहले तो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ भाषा निकलता था। धीरे धीरे समझ में आया। तो जो इंसिडेंट्स मुझे चेंज किया है वो है कि एक दिन मेरा एक वर्क्स मैनेजर थे, वेरी सीनियर मैनेजर, एंड ही वाज एडुकेटेड इन लंदन एंड ही वाज वर्किंग देयर आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लंदन, एंड ही वाज दैट टाइम इंडियाज हाईएस्ट एक्सपीरियंस वर्क्स मैनेजर इन वार्डरोब इंडस्ट्री। ओके। उनको सिर्फ इंडिया में नहीं, यूके में भी जाना जाता था। यूके में भी कोई प्रॉब्लम आता था, उसको उन दिनों में चिट्ठी आता था, ट्रंकल आता था कि इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। मुझे समझ में नहीं आता था, बट वो आता था, ये मैं देखता था। तो एक दिन उनका वो ऑफिस में नहीं है, तो एक महाशय का फोन आया था। वो किस भाषा में बात किया तो मुझे समझ में नहीं आया, या आया होगा अभी याद भी नहीं है। लेकिन मुझे जो इंसिडेंस याद है, मैं एक मैसेज छोड़ के उनके टेबल पे छोड़ के मैं बैंक आया था, क्योंकि मेरा काम था, बिकॉज मैं यंग अकाउंटेंट था उधर। तो जो मैसेज छोड़ के आया था कि आपके वर्तमान में एक कॉल आया था, आप उसको अटेंड कर लीजिए। तो मैं आके, यंग था, थोड़ा अपना कैलिबर दिखाना था, तो उनको फ़ोन करके कंफर्म करने के लिए कि सर आपके लिए मैसेज छोड़ के आया था, आपने देखा था? तो मैसेज अभी बता देता हूँ मैं क्या लिखा था। मिस्टर सम कॉल्ड, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट। यू रोट मिस्टर नेम, प्लीज कॉन्ट्रैक्ट। ओके। उधर से वो जेंटलमैन मुझे, मैं फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन, उनका जो रिस्पॉन्स आया, उम्र तुम्हारा हो गया, तुम्हें हिंदी नहीं आता, बांग्ला भी नहीं आता, अंग्रेजी भी नहीं आता, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओ। He said it. How did you take it? That day I didn't have lunch. Then I changed myself. First I went to my friend's house. उन दिनों में दारू वारू नहीं पीते थे हम, ठीक है। आज जो दारू का लेवल है, उस टाइम में दारू का लेवल वो नहीं था। तो बैठा, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, आई डिडंट शेयर, क्योंकि मेरा ना पेन शेयर करने का आदत नहीं था। देन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। और उधर ना कुछ सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होता था, तो एक अंग्रेजी अखबार लेता था और उसको पढ़ना चालू किया, मेरा इंग्लिश रिफाइन करने के लिए। ट्रस्ट मी, बस यू नो, ज़्यादा बोलता हूँ फॉर योर कम्युनिकेशन। तो इफ यू डू नॉट ड्रीम इट, यू डू नॉट लर्न इट।
मैं साइकिल चलाना सीखा स्टैंडर्ड 10 के बाद। स्टैंडर्ड 10 के बाद साइकिल सीखे? साइकिल सीखे हैं। जिस दिन ड्रीम आया कि आई एम साइकिलिंग, उस दिन मैंने साइकिल चलाना सीख गया। मैं बाइक चलाना सीखा नौकरी ज्वाइन करने के बाद हैदराबाद में। जिस दिन ड्रीम किया उस दिन चलाना सीखा। I started driving when my son was born, and I dreamed it, and then only I learned it. इस अंग्रेजी के साथ भी यही हुआ। I dreamed that I am communicating in English. और उसके बाद I learned. जब मैं रायपुर छोड़ा तो मैं क्या करता था, उन दिनों में एक दिन डिले पेपर आता था। तो बॉम्बे का, अभी मुंबई है, बॉम्बे का जो टाइम्स ऑफ इंडिया आता था वो रायपुर में आता था। मैं वो पढ़ता था और उधर जो लोकल न्यूज़पेपर रिपोर्टर है उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता था, सो दैट दे कैन पब्लिश इट। सो दिस इज हाउ आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ एंड आई लर्न बिट हिंदी, इम्प्रूव माई इंग्लिश ओवर दिस। इंस्पायरिंग सर, क्योंकि आपने अगेन you do not believe in barriers, right? Because there is no barrier. No barrier. There is always a dream. You go for it, you achieve it. If you dream it, it will achieve. Yeah. So that's and this is such a crucial point for CMA students as well. If you can dream it, you can achieve it. So whatever you are going through from within, if you dream it in the right way, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आपके मन में आ रही है, अगर आप ड्रीम कर सकते हो कि आप उसको अचीव कर सकते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव इट। आई थिंक इस जनरेशन वो लैंग्वेज समझेगा, वो जो शाहरुख खान का है ना, कायनात, पूरी लैंग्वेज नहीं कायनात जब शिद्दत से मांगोगे तो वो डायलॉग है कि अगर जिस चीज को आप दिल से चाहो तो आपको पैशनेट होना है। देखो आप ड्रीम ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं ड्रीम ये नहीं कर सकती मैं अंबानी बन जाऊं। मेरा पैशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। देयर शुड बी अ डायरेक्शन, देयर शुड बी रेस्टलेसनेस इन मी कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू इट। मतलब मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं टू मेक माई सेल्फ एनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश। ऐसा नहीं कि मैं ये लैंग्वेज पढ़ के फ्रेंच में क्यों मेरा फ्लुएंसी आ रहा है ये मैं सोच रहा हूँ। ये होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। सर एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। In 2016, I attended a seminar इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली। 2016 में मैं एज एन ऑडियंस बैठा था। I was a student, not student, but I started teaching CMA students at that time. तो मैंने जब स्टेज पे स्पीकर को बोलते हुए सुना, स्पीकर वाज डॉक्टर विवेक बिंद्रा, might have heard about him, right? तो I saw a dream कि इस स्टेज पे एक दिन मुझे जाना है, yes. और मुझे उसको होस्ट करना है एज अ स्पीकर। सर उस इवेंट में आप भी थे जिस इवेंट में मैं होस्ट था। तो आई ड्रीम्ड इट एंड आई लिटरली अचीव्ड इट। तो इट इज ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। मैंने 8 से 10 साल तक उसको इमेजिन किया, विजुलाइज किया, प्रैक्टिस किया घर पे। कोई नहीं जानता, ये चीज़ किसी ने नहीं देखी, बस उसको डिलीवर करते हुए मुझे लोगों ने देखा। अब लोगों ने बहुत पसंद, मेरा पहला इवेंट था, सोचो 3000 लोगों के सामने, एंड इट वाज लाइक यू आर वेरी प्रोफेशनल इन डूइंग इट। अगर मैं इसको 10 बार और कर लूँगा तो सर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अगर एक क्रक्स वे में क्वेश्चन पूछा जाए कि करियर स्टार्ट करने से पहले क्या ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, प्रोफेशनल माइंडसेट डेवलप करना या टेक्निकल नॉलेज सीखना? इज दिस क्वेश्चन राइट? क्वेश्चन इज वेरी राइट। आप लोगों को समझना जरूरी है, बट पर्टिकुलरली मैं यंगस्टर्स को बता दूं, प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप पेंटर हो, प्रोफेशनलिज्म आपका फोकस 100% उसी में होना है। इफ यू आर हैविंग ए कॉम्प्रोमाइज्ड विजन, आपका टेक्निकल नॉलेज आपका हेल्प नहीं करेगा। आप एक बंदी को, ऐसा बंदी से आप काम थोड़ी ना करवाओगे जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। टाइम पे छुट्टी ले ले। मान लो आपका हाफ ईयरली क्लोजिंग है एंड यू आर हैविंग रैंक होल्डर, 3 qualification with SAP certified, one person who used to take first 15 days of your say first half or second half छुट्टी नहीं। तो पहला प्रोफेशनल माइंडसेट में कमिटमेंट एंड एटीट्यूड होना चाहिए। मेरा एक कलीग है, उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट कि एटीट्यूड वर्ड जो आता है ना, उसका स्पेलिंग को लिखने के बाद
उसका अल्फ़ाबेट का नंबरिंग करो और लिखो, जैसे A1 आएगा तो Z26 आएगा, जो भी आएगा, तो एटीट्यूड का इक्वल होता है 100। ओह, एटीट्यूड में जितने अल्फाबेट्स हैं उनका नंबरिंग करो तो वो होता है टोटल इज 100। 100। तो इफ यू हैव दैट यू आर 100%। इफ यू आर नॉट हैविंग दैट, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपको हेल्प नहीं करेगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन है एंट्री टिकट, उस टिकट लेके आप जाओगे। जब तक एंट्री टेक्निकल क्वालिफिकेशन आया, वो तब एक एग्जाम दिया, सिलेक्टेड सिलेबस में एग्जाम दिया, एग्जाम देकर आ गए। उस टिकट के बाद अगर एटीट्यूड नहीं है तो आपके पास ये जो 365 एंड 24/7 का जो एग्जाम चलेगा वो पास नहीं कर पाओगे। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट सर ने दिया है, आप बात को समझो। आप लोगों का एग्जाम साल में 2 बार होता है, आफ्टर क्वालिफिकेशन इट इज एवरी डे, आपका एटीट्यूड मैटर। तो सर ये था हमारा एक जर्नी एंड फाउंडेशन वाला पार्ट। नाउ वी आर डीप डाइविंग इनटू अनदर सेगमेंट ऑफ द पॉडकास्ट एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड लीडरशिप एंड द रियलिटीज ऑफ पीएसयू, राइट। तो उसके अंदर पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है या क्वालिफाइड्स के दिमाग में आ सकता है वो ये है कि आज भी हमारे कुछ यंग प्रोफेशनल्स जिनको लगता है कि पीएसयूज के जो रोल्स होते हैं ना वो एज कम्पेयर टू प्राइवेट बहुत स्लो होते हैं, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में आपके हिसाब से जो लीडरशिप क्वालिटी स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पहले मैं या चैलेंजेस एक मिथ को क्लियर कर देना चाहूँ। पीएसयू स्लो नहीं है, मैं बताऊंगा। दिस इज अ मिथ। आप एक स्विमर के एग्जाम्पल्स मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है। जो प्राइवेट सेक्टर में है ना, वो अपना सेटअप रूल्स रेगुलेशंस जो भी है उसका अमेंडमेंट भी विद इन देम हो जाता है। तो आप स्विमिंग कर रहे हैं, वो फ्री स्टाइल स्विमिंग करेगा या बटरफ्लाई करेगा या बैक स्ट्रोक करेगा, जो भी करे वो स्विमिंग करेगा, उसका हाथ पैर दोनों चलेगा। जब आप पीएसयू में आ जाओगे, आपको उसके साथ कंपीट तो करना है, लेकिन आपका हाथ और पैर बांधा हुआ रहेगा। योर एजिलिटी शुड बी higher than that person to beat him। क्योंकि प्राइवेट में they are having profit, their set of rules regulations is the motto। इधर सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, यू आर डीलिंग विथ गवर्नमेंट्स मनी ऑल्सो। तो आपके पास ऑल चेक्स आर देयर, तो आपको पूरा कंप्लायंस के अनुसार चलना है। इधर जाके नो हीरोइज्म, बट यू मस्ट बी बेटर देन द प्राइवेट। तो आप समझ लो कि कितना एक्यू में आपके अंदर होना चाहिए। विद दैट लिमिटेशंस आल्सो यू हैव द चैलेंज, यू कैन सक्सीड इन दैट चैलेंज। ये मीथ है, नो स्लोनेस। Now coming to the leadership quality, leadership quality and bosses में बहुत अंतर है। अनदर जैसा प्राइवेट सेक्टर में बात करो तो इफ इट इज क्लोजली हेल्ड कंपनी, पसंद आया रखो, ना पसंद आया ना रखो। बट इफ इट्स वेल डिजाइन्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एज गुड एज अनदर PSU। इफ सेट स्ट्रक्चर रूल्स रेगुलेशंस आर देयर। ऑर्गेनाइजेशन में यू कैन नॉट सिलेक्ट योर जूनियर, यू कैन नॉट सिलेक्ट योर बॉस। फर्स्ट, एडेप्टेबिलिटी। सेकेंड, पर्सन whosoever is working with you, they are also human being having same level of ego and prestige। वो आपको समझ में आना चाहिए। थर्ड, प्रेजेंट जनरेशन के पास अगेन मैं ये बताऊं, प्लीज डोंट गेट इंस्पायर्ड बाय सोशल मीडिया, डोंट मेक इट एज अ वेपन। ठीक है, आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया में आप किसी को टर्नाइज कर सकते हो, तो यू आर नॉट द स्मार्ट वन ओनली, स्मार्टेस्ट वन, देयर आर अदर स्मार्ट पीपल, दे विल कॉज यू डबल डैमेज। तो इसमें से बाहर रहिए एंड इन ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, अवॉइडिंग सोशल मीडिया एंड वर्क द टॉक। जो बोल रहे हैं वो आप डेमो दे रहे हैं। It's not that कि I am insisting you to be there by 9:30 and I am coming at 11 o'clock। PSU doesn't work like that। चाहे आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे आप क्लार्क हो, सबका 5 एक ही टाइम पे होना है।
तो come in the same shape. Only your caliber matters to differentiate. एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दूं, ये भी आपको अच्छे लगेगा। हम जब छोटे थे ना, तब जब टीवी खरीदने जाते थे, हम टीवी का शटर ठीक घूम रहा है नहीं देखते हैं, स्क्रैचेस है कि नहीं, इसमें आवाज ठीक चल रहा है कि नहीं, ये टूटा फूटा तो नहीं है। वो था हाइजीन फैक्टर उन दिनों में। धीरे धीरे टीवी अब ऐसा जगह पे आ गए, नोबडी आस्क अबाउट दैट। इसमें पूछते हैं एडिशनल फीचर क्या है, ये वाईफाई में कितना होगा और क्या क्या फीचर होगा, मैं इसमें मल्टी स्क्रीन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ओवर ए पैसेज ऑफ टाइम जो आपको क्वालिटी लग रहा था, आप वो हाइजीन फैक्टर में आ गए। तो ये प्रेजेंट जनरेशन को समझ में आना चाहिए कि मेयरली माई एजुकेशनल एंड मार्कशीट इज नॉट माई फैक्टर, इट इज ओनली हाइजीन फैक्टर। ये है इसलिए आप यहाँ तक आए हैं मेरे सामने, इसके आगे और क्या दे सकते हो आप। तो वो है आपका लीडरशिप में, वो डेमो दिखाओगे तभी जाओगे। अभी और चीज बता दूं, नथिंग इज एश्योर्ड इन पब्लिक सेक्टर वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन किया तो रिटायर कर जाओगे, नहीं कर पाओगे। इफ यू डू नॉट डिलीवर, डू नॉट परफॉर्म विथ हैंड्स एंड लेग टाइड, यू नॉट एबल टू सस्टेन। तो ये मिथ से बाहर आ जाओ। ये मिथ्स इन पूरे इंडिया में सभी के क्वेश्चन थे, आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको बस्ट किया। एंड आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी पब्लिक सेक्टर को लेके मिथ्स हैं, आप लोगों को ये बातें दिल में बसा लेनी चाहिए। एंड सर, मैं इनको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिफोर द पॉडकास्ट वी वर हैविंग टी टुगेदर, एंड आपने एक स्टूडेंट के बारे में बताया था, आई थिंक वॉज अ क्वालिफाइड वन, और आई डोंट रिमेंबर। जैसे आपने बताया कि वो स्टूडेंट मेरे पास आके बोला कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, जो आपने बताया था ये वाला फैक्टर, कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। राइट, नौकरी से क्यों निकाला? क्योंकि उसने अपने बॉस का एक बिहेवियर, क्योंकि उसने काम सही से नहीं किया, ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी। उसके बॉस ने उसको स्कोल्ड किया, एंड उसने उस बॉस की रिगार्डिंग कंप्लेंट सोशल मीडिया पे डाल दी थी। ही वॉज फायर्ड बिकॉज ऑफ दैट। तो जो सर ने यहाँ पे बातें बोली कि सोशल मीडिया को आप एक इतना बड़ा फैक्टर मत बनाओ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, यस, बिकॉज ये आप ही को हार्म करेगा। बहुत जबरदस्त हम, बहुत जबरदस्त। अब सोचो, किसी को इस तरीके से निकालने के बाद वही ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चिट्ठी भी सोशल मीडिया में डाल दे तो क्या होगा? हाँ, वो कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं बोला, वो कोई रेकमेंड भी नहीं करेगा। इसलिए ये सब चीज बहुत सीरियसली। तो विदाउट कैजुअलनेस आपको सीरियसनेस की तरफ मूव कर जाना चाहिए, राइट? एंड सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सर, आपने फाइनेंस हेड के रोल में मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स को भी हैंडल किया है। तो जब हम मल्टीपल सेगमेंट्स को हैंडल कर रहे होते हैं, मल्टीपल टास्क को हैंडल कर रहे होते हैं, टीम्स को हैंडल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे गवर्नेंस, एथिक्स और फाइनेंशियल कंट्रोल, इन तीनों चीज़ों को साथ में कैसे लेके चला जा सकता है? हाउ डू यू हैंडल ऑल दीज थिंग्स टुगेदर? दिस थ्री आर इनसेपरेबल। आप किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सबसे जरूरी है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे आप हायरार्की में आगे जाओगे ना, कुछ किस जगह पे कंपल्शंस रहते हैं, किसी किसी जगह पे आपके पास फ्रीडम रह सकता है। आप कभी एलिफेंट को 100 मीटर रेस में खड़ा नहीं कर सकते हैं, और हिरन के पीठ में बोझ नहीं डाल सकते हैं, सांप को हाई जंप नहीं दिलवा सकते। तो आपको सबका स्ट्रेंथ वीकनेस को जानना बहुत जरूरी है। और एक ऑल आर ह्यूमन बीइंग, ऑल आर नॉट फ्रॉम सेम डाई। किसको किस तरीके से काम करवाना है, ये ट्रेड आपके अंदर अगर नहीं आया, अगर इफ योर डिलीवरी इज नॉट काउंटेबल, मींस हो सकता है कि बाय डेजिग्नेशन आपको बिठा दिया गया, आप ये चले या ना चले आप सही रहोगे तो अलग बात है। बट इफ यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड, देन यू विल नॉट बी देयर फॉर लॉन्ग। आपका सबसे जरूरी है जानना कि मुझे सबसे निकम्मा आदमी से सबसे बेहतरीन काम करवाना है। देखो, नोबडी इज विलिंगनेस में कोई निकम्मा नहीं बनता। कोई भी बंदा जब ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं ना, ही इज कमिंग विद सेंस ऑफ प्राइड, मैं इधर डिलीवर करके अपने आप को एक्सेप्शनल प्रूव करूं। सब आते हैं प्रूव करने, सब इसीलिए आते हैं। अब हम उसको निकम्मा बोलते हैं, उसका इंटेंशन निकम्मा बनना नहीं था। है। अब
आपने तो उसके इंटेंशन को कभी इवेल्युएट किया ही नहीं, कभी वैल्यू भी नहीं किया, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की, कभी उसका लिमिटेशन को जाना ही नहीं है। हो सकता है कि उसको आप जो शब्द चयन करते हो उसको हर्ट करता है। जैसा मान लो इस बेल्ट में तू बोलना बहुत आसान बात है आज के टाइम पे। आप बैठो, तू बैठ जा, ये तो हमारे लिए कोई बट समवन हु इज कमिंग फ्रॉम अनदर टेरिटरी जहां आप नहीं बोलोगे तो उसका गर्दन कट जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि आप उसको कहाँ हर्ट कर रहे हो। ये तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे, हो सकता है और भी हो सकता है कि आप ड्यू रेस्पेक्ट नहीं दिए हैं, हम कुछ गाली गलौज भी करते रहते हैं जो गाली गलौज नहीं करना चाहिए। इस तरीके से छोटा छोटा बिहेवियरल एस्पेक्ट प्लेज ह्यूज रोल इन बिहेवियरल कंट्रोल। जब वो करोगे तो आपका जो 3 एलिमेंट्स है ना, आप रेस्पेक्टिव पर्सन को उसी जगह पे बिठा पाओगे। उसमें से आपने बोला कंट्रोल, विदाउट डिप्लॉइंग एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल कंट्रोल, कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल बोथ, ये अगर नहीं होता है कोई ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन नहीं कर पाएगा। दीज आर नॉट नेगोशिएबल एस्पेक्ट। कैन यू इमेजिन, कोई भी प्रोक्योरमेंट का सैंक्शन आप कर दोगे जिसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, या तो आपने परचेज ऑर्डर दे दिया जिसका ऑर्डर कैंसिल हो गया है, सेल्स ऑर्डर कैंसिल हो गया है। इफ यू डू नॉट हैव दिस कंट्रोल तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। कमिंग टू योर 3 एलिमेंट्स आपने बोला, एक बोला फाइनेंशियल कंट्रोल, अनदर बोला गवर्नेंस एंड एथिक्स। गवर्नेंस एथिक्स। व्हाट यू से इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, डोंट प्रीच, बिकॉज यू आर बीइंग ऑब्जर्व। आप जितना ऊपर जाओगे ना, आप उतना माइक्रोस्कोप के अंदर आते जाते हो। तो उसके बाद आप किसी को जाके अगर बोलोगे कि ये कर दे जो आप खुद नहीं करते कर रहे, तो वो बैकफायर करता है। तो फर्स्ट डेमो करो एंड देन वैल्यू करो योर ह्यूमन रिसोर्स को। दिस 3 विल ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेस। फर्स्ट सिलेक्ट करो बंदे को हु आर हैविंग दैट स्ट्रेंथ टू एग्जीक्यूट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। हो सकता है किसी को टैक्स पसंद हो, उसको आपने नॉन टैक्स की जगह पे बिठा दिया, और किसी को टैक्स नहीं करना, मुझे कंपाइलेशन करना है। तो नेचुरल प्रोसेस है। आप रेस्पेक्ट देयर कैलिबर, रेस्पेक्ट देयर इंडिविजुअलिटी, रेस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट, दे विल डाई फॉर यू। गिवन आंसर आपने, लगता है अपना पूरा एक्सपीरियंस एबल टू सी इट, एबल टू फील, आई वाज एबल टू। इसी के साथ एक अगला क्वेश्चन भी है थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट को लेके। ये था लीडरशिप, एथिक्स एंड गवर्नेंस को लेके। एक क्वेश्चन आता है, आपने सर जीएसटी रिफॉर्म्स, इनडायरेक्ट टैक्सेशन रिफॉर्म्स, एसईबी इंस्टॉलेशन, इन सभी रिफॉर्म्स में आपने भी कहीं ना कहीं लीड किया है। तो जब ये रिफॉर्म्स किसी कंपनी के अंदर आते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज जिसको हम कह सकते हैं, राइट, वहां पे कंपनीज क्या गलतियां करती हैं? मिस्टेक्स मैं एक एक करके बताऊं। आपने जो बोला है उसमें से ना, ये जो रिफॉर्म्स आता है इसका दो पहलू है। एक है बाय स्टैट्यूट, एक अनदर होता है बाय चॉइस। जो बाय स्टैट्यूट होता है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विस टैक्स कंपल्सन हो गया, कंपल्सन, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी कंपल्सन हो गया, बट अडॉप्टिंग एसएपी, अडॉप्टिंग ईआरपी, इट इज चॉइस। तो आई एम कमिंग फर्स्ट जो स्टैट्यूट। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, उस टाइम मॉडवेट आया था, मॉडवेट 88, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। उसको यशवंत सिन्हा जी ने उनका नाम दिया था सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। उन दिनों में आई डोंट नो स्टूडेंट का पेरेंट्स भी अवेयर होंगे कि नहीं, कि टैक्सेशन वाज नॉट अ वेरी ग्लोरीफाइड प्रोफेशन। क्योंकि टैक्स का तो वॉल्यूम तो नहीं था ना। उन दिनों से मैं टैक्स में हूं। तो जब स्टैट्यूट से आता है ना, प्रिपरेशन पहले नहीं होता है। देखो, गवर्नमेंट कोई चीज ना ओवरनाइट इंट्रोड्यूस नहीं करते। जैसे आज इनकम टैक्स एक्ट का जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, इट्स नॉट कि शी इज इंट्रोड्यूसिंग अभी बोला रहा, अभी बहुत पहले से चल रहा है, पहले से प्लानिंग हो। आज इतना अवेयरनेस है कि सभी ने उस किताब, उस एक्ट को पूरा पढ़ लिया, समरी बना लिया, सब कुछ कर लिया। इन दोज डेज इट वाज नॉट।
तो बैक एंड प्रिपरेशन नहीं होता था, और जब इंट्रोड्यूस हो गया अरे कर दे, कैसे कर दे, कैसे कर दे, Right. करना है, कंपल्शन है। सर्विस टैक्स के साथ भी यही हुआ था। सर्विस टैक्स आया था ओनली 3 सर्विसेज के लिए, उसके साथ अभी अगर याद नहीं है क्या, कंसल्टिंग इंजीनियर और एक ऐसा कंसल्टिंग इंजीनियर था, 3 सर्विसेज को पहले लगाया गया था, कंसल्टेंसी सर्विस, कंसल्टिंग इंजीनियर, ऐसा ही कुछ था। 4th इंट्रोड्यूस करवाया गया था गुड्स एंड सर्विस ऑपरेटर। Okay. जैसे ही आया, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आया था, पहले ही इशू किया गया था, वो होल इंडिया में स्ट्राइक हो गया था, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ऑल वेंट ऑन स्ट्राइक Due to goods and services tax. उससे टैक्स के। बट एनीवे दैट इज ग्राउंड डिफरेंट था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिपेयर्डनेस। आज के डेट में वो चीज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज लोगों को जागरूक इतना है कि पहले तैयार हो जाता है कि ये आने वाला है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मेरे टाइम पे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का थॉट नहीं आता था, सोचा था कोई चीज़ आ रहा है तो उसके लिए जो भी आ रहा है उसका जो पहला पेपर पब्लिश होगा उसको पहले पढ़ना जरूरी है। न्यूज़पेपर नहीं, गवर्नमेंट का पब्लिश पेपर जो अपने बिल बनाया गया उस बिल को पढ़ना चालू करो। तो हमने वो किया था, जीएसटी सर्विस टैक्स जैसे जैसे इवैल्यूएट होता गया, मैं स्टडी करता गया एलएम विद एक्साइज एंड ऑल एंड टैक्सेस, तो इम्प्लीमेंटेशन मेरे लिए इजी हो गया था। पर मेरे डिफिकल्ट टास्क था दूसरे को समझाना। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेजेंटेशन था, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेजेंटेशन होते थे उन दिनों में। हो सकता है आपका अभी जो पावर पॉइंट कंसेप्ट है ना, हमारा पावर पॉइंट कंसेप्ट नहीं होता था। आपको पता है, शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट शीट में हमें लिख के, प्रोजेक्टर था उसके ऊपर लिख के हमें लिखा, तो मैनुअली उसको लिख के तो पीछे डिस्प्ले हो रहा था, उसमें आप दिखा सकते। इस तरीके से होता था। हमने उस तरीके से प्रेजेंटेशन भी किए होंगे, हमने इंडिविजुअली जाके भी सिखाए हैं। सबको नहीं सिखा पाते, उस चेन में जो आते थे उनको सिखाते थे। उसके बाद आया जीएसटी। जब जीएसटी रिफॉर्म आया, अगर सर्विस टैक्स में वो दिक्कत नहीं थी क्योंकि न्यू एरिया वाज कमिंग अंडर सर्विस कवरेज, उसमें इनपुट सर्विस टैक्स क्रेडिट का कोई झंझट नहीं था। ठीक है, नया टैक्स आया, जीएसटी सब्स्यूम्ड ऑल टैक्सेस। ऑल टैक्सेस मींस फ्यू एक्सेप्शन छोड़े। अगर आप पहले पढ़े नहीं होते, यू विल बी अ ग्रेट लूजर। अगर सर्विस टैक्स नहीं होता, नहीं, अगर पढ़ाई नहीं कर लिया, क्योंकि आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेंट्री एंड सेमी फिनिश गुड्स में है, आप मिस कर जाओगे। तो हमने ये चीज को बहुत डिटेल में करके स्टडी करके, उन दिनों में हमारे एसएपी आ ही गया था, लोगों को जागरूक किए हैं, सबका कोऑपरेशन सीख किया कि ये आ रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस इम्प्लीमेंट तो होगा, आपका कोऑपरेशन चाहिए। पहले होता था टैक्स फाइनेंस वाले का काम है, स्टोर को क्या काम है, इसलिए उनको समझाना है कि आप किसी का काम इस तरीके से डिसइंटीग्रेटेड नहीं है, सबका इंटीग्रेटेड काम है। इस तरीके से हमने लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके जीरो लॉस में जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। Whereas few companies lost crores and crores of input tax credit due to transition because they couldn't identify how much input tax credit lies on their inventory, which should be transferred to GST. Crores rupees got wiped out. So this we have done over. Now coming to implementation of ERP system. ERP, when I was in Bharat Electronics, they are having a small ERP system, but ERP was not there in earlier organization. तो हमने क्या किया था, उधर हम ERP तो नहीं कर पाए, वहाँ एक्सेल शीट में काम करते थे, तो उसमें कोई ERP नहीं था। जब ERP इधर आया तो इस ERP को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता था, क्योंकि ये हर टाइम डिफरेंट हो जाता था, तो हमने मैनुअल भी मेंटेन करके रखा। हम तो SAP, जब SAP इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इफ यू रिमेंबर, अगर आप लोग गूगल भी कर लोगे, ऑलमोस्ट 90% फेलियर था SAP। 90% फेलियर? यस, SAP इंट्रोडक्शन में 90% से ज़्यादा फेलियर था, ठीक है। SAP कॉल्स फॉर ह्यूज डिसिप्लिन एंड टोटल इन्वॉल्वमेंट। ऑर्गेनाइजेशन टुक वेरी हार्ड स्टेप, हार्श एज वेल एज प्रैग्मेटिक एंड प्रोफेशनल स्टेप। उन्होंने पहले पावर यूजर बना दिए, हम सबको पावर यूजर जो की पर्सनल थे करवाया गया। देन प्रीचिंग हुआ है, मैंने समझाया गया, ह्यूज प्रेजेंटेशन हुआ है, व्हाट इज एसएपी, हाउ इट हैज टू बी हैंडल्ड। देन व्हेन इट गॉट इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी था, हमारे इन हाउस पावर यूजर भी थे, इन सबको एक साथ बिठाया गया।
हमें भी रेजिस्टेंस था, ऐसा नहीं कि हमें भी रेजिस्टेंस नहीं था, रेजिस्टेंस तो हमें था। बट जब ये इंट्रोडक्शन हो रहा था, शुरू शुरू में बोला ये बहुत कम्बरसम हो गया हमारे लिए, बट मैनेजमेंट को भी समझ में आ गया कि विदाउट टीम तो कॉन्फिडेंस में लेकर कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो सिग्निफिकेंट पोर्शन को उन्होंने क्लास करवा करवा के समझा दिया। हमें समझ में आने लग गया कि SAP इंट्रोडक्शन इज कम्बरसम बिकॉज इट इज़ नॉट ERP, इट इज़ बिजनेस प्रोसेस। आप क्या करते हो, ERP आप लागू करते हो और आपका प्रोसेस के साथ उसको मैप कर देते हो, बट SAP में आपका प्रोसेस को उसके साथ मैप करना पड़ता है, शायद आपको भी पता होगा ये। राइट। तो हमने अपना प्रोसेस को उसी हिसाब से मैप किया। लोगों को थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आया था, धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये इम्प्लीमेंटेशन में मेरा जो मानना था वो है टीम का कॉन्फिडेंस, एसोसिएटेड पर्सन को लेके चलना। यू कैन नॉट इम्पोज अब्रप्टली, देन एवरीबॉडी विल ट्राई टू मेक इट फेल, जो इनिशियल SAP के साथ हो चुका, they will resist. So this is how this implementation has happened. Mindset change, give them technical competence, expertise enhance करवाया गया, बिठाया गया, commit error, आप लोग मिस्टेक कीजिए, हम सिखाएंगे, बट नेक्स्ट टाइम दूसरा मिस्टेक कीजिए, ये वाला मत कीजिए। इसी तरीके से सबने सीखा। That is how you learn to adapt the new systems in accounting whenever there is a change. There is a change. सर, इफ यू वुड लाइक टू समराइज, आप अगर एक समराइज करना चाहें कि कंपनीज कौन से मिस्टेक्स कर सकती हैं, सबसे पहले स्टैट्यूटरी चेंजेस में, रिफॉर्म्स में, वो है बिल, जब से व्हाइट पेपर जो भी गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है उसको पहले एनालिसिस करना चालू करो। एक्ट बनने के बाद आपके पास टाइम नहीं होता तो इम्प्लीमेंट करना उसका, तो आपके पास तो चॉइस नहीं। एंड सर, जो टेक्निकल चेंजेस हैं, फॉर एग्जांपल SAP इंट्रोड्यूस हुआ या कोई भी अकाउंटिंग में चेंज आता है जो वॉलंटरी चेंज है, उनमें कंपनीज क्या मिस्टेक कर सकती हैं? उसका सबसे बड़ा मिस्टेक है कि इम्पोज कर दे, डायरेक्टली इम्पोज कर देना, विदाउट ट्रेनिंग देम, विदाउट गिविंग देम। नहीं, देखो ह्यूमन बिहेवियर है। अभी हो सकता है कि डाउन द लाइन, मान लो 5-10 साल के बाद, हो सकता है लोगों का चेंज अडेप्ट करने का एपिटाइट बढ़ जाए, लेकिन अभी भी मेरे जैसे सब तो रिटायर हो नहीं गए, कुछ तो होंगे, रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। हो सकता है न्यू जनरेशन में नहीं आए, रेजिस्टेंस आता है, एंड फेलियर का रीजन ही है रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि सिस्टम फॉल्ट को तो आप कैलिब्रेट कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, बट अगर मैन पावर अगर आपके साथ नहीं है, आपका की लीडर्स आपके साथ नहीं है, आपका बिजनेस रिस्ट्रक्चर, बिजनेस का जो भी ERP जो भी आप करना चाहते हो, वो मुश्किल। एटलीस्ट की पर्सनल शुड बी इन सेम पेज वेयर चीफ इज देयर, लीडरशिप सामने बैठी होगी। एंड अनदर थिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आके बोलते हो कि मैं तो SAP इंप्लीमेंट करूंगा, सबको तो बोलोगे, लेकिन आप अपना स्क्रीन में नहीं चलाते कि आई कैन नॉट लर्न इट, नहीं चलेगा। आपके पास जो कि आके बैठेगा वो कम से कम देखेगा आपका स्क्रीन में भी सिस्टम में वो है। तो लीडरशिप का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, डेमो दिखाता है कि मैं भी तुम्हारे साथ। वो एक कोट है ना, लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर, नथिंग। सर, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अनदर पार्ट, प्रेशर, डिसीजन मेकिंग एंड लर्निंग। तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा एक इंसिडेंट या फिर एक ऐसा कोई इवेंट रहा है जहाँ पे फेलियर आपको देखना पड़ा, एंड अगर वो फेलियर आपने देखा तो हाउ डिड यू टेक इट, हाउ डिड यू हैंडल द प्रेशर? इस विषय में एक चीज बता दो, एक ना हर्ष भोगले का छोटा सा कहीं पे क्लिप सुना था कि राहुल द्रविड़, मिस्टर वॉल, द वॉल, उसका अगर स्टैटिस्टिक्स देखोगे वो मोर देन 60% उसका फेलियर है, राइट, मोर फेलियर्स। तो फेलियर्स तो होगा ही होगा। डील विथ फेलियर इज द सक्सेस, इट्स नॉट द सेलिब्रेटिंग सक्सेस इज योर सक्सेस। तो फेलियर तो लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम में तो होगा ही होगा। इफ यू टेक एनी डिसीजन देयर मस्ट बी अनदर सेट ऑफ फेलियर, बिकॉज सी कोई चीज तो आप 100% परफेक्ट नहीं कर सकते, नॉट इट्स अ परसेप्शन, समवन इज टेलिंग इट्स अ फेलियर, समवन इज टेलिंग इट्स अ सक्सेस। तो आप परसेप्शन के ऊपर जी रहे हो,
राहुल द्रविड़ का 60% रिजल्ट लगा के बोलोगे ये तो फेलियर बैट्समैन है। फेलियर बैट्समैन, मेजर रिजल्ट्स फेलियर है उसके। तो इस तरीके से आप सोचा करो कि फेलियर आपके पास आएगा। इवन whenever I do have in my professional career, I mentored few professionals. They are different organization, different जहाँ वही गए हैं। One thing is very important, that how you are handling your failures. There is nothing called failure. That's learning. Next time, make it in a different way. किसी किसी का सिचुएशन में होता है कि मैं रिपीट करता हूँ सेम फेलियर, बहुत बार होते भी है सेम फेलियर, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बार बार फेल भी होता हूँ। ह्यूमन बीइंग ऑटोमेटेड तो हूँ नहीं हम लोग, होगा एक सेम फेलियर 2 बार होगा, तीसरी बार मत करो। बट फेलियर में मायूस हो मत जाना, क्योंकि ये घटना घटेगा ही घटेगा, एंड इट इज बाउंड टू हैपन। सबसे डेंजर पार्ट है सक्सेस। एक बार दिमाग में चढ़ गया, kill it. And nowadays all of you are well aware of your stock market. मार्केट ऐसा चलता है, गिरता है ऐसा, सक्सेस वही करता है, करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, गिरते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है विनोद कांबली। चढ़ता गया कर्टल एम्ब्रोस एंड कोर्टनी वॉल्स का बॉलिंग के बाद वो जो कैरियर में उनका गिरावट आ गया, कैरियर ही खत्म। तो हैंडल फेलियर मेरे साथ काफी सारे फेलियर आए हैं, बहुत से डिसीजंस हुए हैं, बहुत बार मेरे अगेंस्ट में भी सिस्टम चले गए हैं, बट आई एक्सेप्ट एवरीथिंग एज नॉट ए फियर, एज ए चैलेंज। देयर इज डिफरेंशिएशन बिटवीन फियर एंड चैलेंज। चैलेंज व्हिच आई एम डूइंग विलिंगली एंड व्हिच आई एम नॉट डूइंग विलिंगली, वो मुझे उसको फियर मानता हूं। तो आप जैसे गुड चीज को आप रिलीज करते हो ना, बैड को भी करना सीखो। अगर आपको कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, आप उसको अपॉर्चुनिटी बनाओ। फॉर एग्जांपल, अगेन आई एम कमिंग बैक टू माय इनिशियल डेज। टैक्स वाज नॉट गुड टाइम दैट टाइम, इसको पनिशमेंट के टैक्स में डाल दो एंड मेक इट एन अपॉर्चुनिटी। आपको कोई भी फेलियर, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन इज नॉट टू किल यू, इट इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप उससे डर के मारे अपने आप को श्रिंक करोगे तो यू आर किलिंग योरसेल्फ। उसको लर्न करो, देखो इट इज गिवन प्लेथर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसको एवेन्यू है, यू विल शाइन फ्रॉम देयर। बट वो बोलते हैं ना, एक धक्का और हम खोद रहे हैं, ये दोनों टैलेंट उस साइड से कब मिलेगा, यहाँ तक आने का नहीं, अब नहीं हो पाएगा। मुझे सिर्फ एक ही धक्का देना था कि मैं टनल खुल जाता। तो यही होता है जब हम किसी का टर्म देते हैं फेलियर। इट्स रिपीटेड एफर्ट, लर्न करो, डिफरेंट वे में लर्न करो, बट इसमें वापस मत आओ। इसका मतलब ये नहीं कि दीवार को मैं हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो करते जाओ, वो नहीं बोल रहा हूँ। अप्लायंसेस चेंज करो तो टूटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये टूटे वैसे में तो मेरा जिंदगी खत्म हो गया। नो, इट्स नॉट दैट। फेलियर इज लर्निंग, इट हैज टू बी टेकन एज योर एजुकेशन, make it as a challenge, it's an opportunity. Again, I'll go back to the Harsh Bhogi. In one speech, he was also told, in Australian elite army, they do find those people who are having at least one catastrophic failure in their career. They intentionally find those people. Because जिसको failure handle करना आता है, they can only handle challenging environment. जो success देखे हैं, वो क्या challenge है? Is exactly the point in our education. मैंने फेलियर देखा, he will overcome anything and everything. सक्सेस देखी है, he will get depressed. देखो, सक्सेस दिखे है, ये मुझे नहीं लगता इट्स अ मिथ कि किसी को बोलोगे वो सिर्फ सक्सेस दिखे है। एक्चुअली हमने क्या है, अगेन मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और लियोनेल मेसी के वर्ड में आ जाता हूँ। माय 17 years of day and night effort make me only overnight success. तो जब सक्सेस देखते हैं, उसके पीछे वाला एफर्ट तो हम तो देखते नहीं है। सबको ही दिखेगा, किसी को भी, चाहे फिल्म एक्टर्स देखो, सिंगर देखो, प्रोफेशनल्स देखो, सबको लगेगा कि ये तो ओवरनाइट सक्सेस।
उसके पीछे वाला पीछे एफर्ट। का बिना एफर्ट में जो भी करोगे उसका नाम होगा फेलियर। एफर्ट लगा के करोगे तो उसको चैलेंज होगा, चैलेंज होने के बाद उसको आपको सक्सेस दिखेगा। और सक्सेस स्लोली आता है, ये विंडफॉल नहीं होता है। there is also quote that people are rewarded in public for what they are practicing in private. Yes, very true, very true. And there are huge examples in your professional field, like that person who is talking to me right now. His rank holding was not a gift. There is a huge amount of effort gone into it. It was not a gift. There were 4 failures Yes. before that. So Before I achieved. yes, ये है, ये हम लोग अपना another मजेदार चीज बताऊं। I don't know how much time you are having. I attend one quality summit. उसमें गवर्नमेंट का पूरा मशीनरीज बैठा हुआ था। तो डिफरेंट सेशन वाज गोइंग ऑन एंड वी पीपल आर वेरी स्केप्टिक। हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट में ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है, हमें डार्कनेस के अलावा दिखता नहीं। तो महाशय भी आए ऐसा स्थिति में जब हम मतलब ब्लास्ट होने वाले हैं, सारे फेलियर। वो आके बोला ठीक है, समझ गया, चाय वाय पी लिया। आप में से कोई एक बता सकते हैं कि एक ऐसा कोई चेंज गवर्नमेंट ने लाए हैं जिसमें हमारा लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज आए हैं? तो एक महाशय ने हाथ ऊंचा किया। मैं बोला अब ये कुछ उल्टा पुल्टा बोलने वाला है। तो उन्होंने उठ के बोला सर जी, ये IRCTC का रिजर्वेशन दैट हैज चेंज्ड आवर लाइफ, क्योंकि अदरवाइज टिकट खरीदना बहुत मुश्किल होता था। मुझे एक ट्रिगर दिया ना पॉजिटिव का, अब भाई बना चालू होगा। उसके बाद गवर्नमेंट क्या क्या नहीं किया है, हम क्या देखना चाहते हैं, दैट्स द रिफ्लेक्शन। उसके बाद ऑनलाइन SBI, उसके बाद आ गया इनकम टैक्स, उसके बाद एक के बाद एक आता गया रिफॉर्म्स आता गया, टैक्सेशन दुनिया भर का, वो सब बोलना चालू कर दिया। लेकिन उससे पहले हमें दिख नहीं रहा था, हमें सिर्फ डार्क दिख रहा था, सिर्फ एक आदमी की। तो आप भी अपने अंदर ये जो फेलियर दिख रहा है, अब देखो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव है, वो आप देखते नहीं हो, क्योंकि आप वही देखना चाहते हो राइट नाउ कि मुझे अब नेगेटिव देखना है। So that was quite an experience. इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है प्रेशर्स एंड डाउट्स को लेके। जो लॉन्ग करियर्स होते हैं, अभी ऑब्वियसली जेनजीज की जनरेशन है, तो उनको सब कुछ शॉर्ट, फ्लैशी एंड सब कुछ स्पीडी वे में चाहिए होता है, बट इट इज़ नेवर द केस। अगर एक लॉन्ग लास्टिंग करियर उनको चाहिए, तो ऑब्वियसली एक लॉन्ग लास्टिंग करियर में चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल करियर हो, वहाँ पे सेल्फ डाउट आना या फिर स्ट्रेस होना, एक हम कह सकते हैं कि इट इज़ ऑटोमेटिक, राइट? तो हाउ डू समवन, मतलब किसी भी को स्ट्रेस कैसे हैंडल करना चाहिए उस टाइम पे जहाँ पे एक लॉन्ग लास्टिंग करियर है, उसको पता 10 साल 15 साल हो चुके हैं, और वहाँ पे एक सेल्फ इमेज या तो क्रिएट हो गई है या सेल्फ डाउट आ गया है किसी भी चीज़ को, उस टाइम पे उस स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना किसी भी प्रोफेशनल करियर में? देखो, सेल्फ डाउट आना जरूरी है। जिस दिन सेल्फ डाउट नहीं आएगा ना, आप डिजास्टर की ओर जा रहे हो। एवरी टाइम यू क्वेश्चन योरसेल्फ एंड यू चैलेंज योरसेल्फ, तो आपका ये सेल्फ डाउट विल बी योर स्ट्रेंथ। बट आई हैव प्रैक्टिस्ड, मेरे से बहुत ओपिनियन लिया जाता था। इट्स अक्रॉस, मान लो 5-6 PSUs होंगे प्राइवेट में, तो ओपिनियन। तो मैं देने के बाद मेरा एक ही होता था कि इफ आई एम रॉन्ग आई विल रेक्टिफाई माई सेल्फ, इफ आई एम राइट इट विल रीइंस्टॉल माई कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ डाउट तो रखो, एंड सेल्फ डाउट को क्योर करने का एक ही माध्यम है, एवरीडे स्टडी। प्रोफेशन में आके अगर आपने अभी शायद cbic.gov.in है, इस वेबसाइट को अगर दिन में 8 बार नहीं देखा, आई एम टेलिंग यू दैट यू आर बिहाइंड। सिमिलर वे इनकम टैक्स, ये दोनों साइट को अगर नहीं देखा तो आपका सेल्फ डाउट का कोई क्योर नहीं है। तो नोट डाउन दीज वेबसाइट्स। अगर प्रोफेशनल करियर में ये दोनों वेबसाइट्स आप विजिट नहीं कर रहे हो, डेली स्टडीज की नहीं कर रहे हो, तो आपके करियर खतरे में है। ये बहुत जरूरी है।
And another one, मेरा sincere request will be all those upcoming professionals in this field who is hearing or observing also, please don't get influenced by वो किसी का ओपिनियन पढ़ के बेयर एक्ट पढ़ो, खुद इंटरप्रेट करो, उसका गलत करो, सही करो, इंटरप्रेट करो, समझो उसका। एक्ट इज साइंस, एक्ट इज मैथमेटिक्स, इट्स नॉट स्टोरी। देयर इज वन नोटिफिकेशन कॉल्ड, अर्लियर था, अभी तो एक्सरसाइज का चला गया, उसमें लिखा था गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड आर फॉर सप्लाई टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर ऑफिशियल यूज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। इट्स मैथमेटिक्स, उसके अंदर लिखा है फॉर यूज, बट डिपार्टमेंट स्टार्टेड टैक्सिंग, इट हैज गॉन टू ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में हमने बोला कि फॉर यूज, इंटेंशन मैटर्स। तो आप जब तक इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे तो आप ऑलवेज यू विल बी रिसीविंग एंड। तो किसी ने लिख के दे दिया था कि अपना ओपिनियन दे दिया था कि ये टैक्सेबल होगा, डिपार्टमेंट ने भी किसी लॉयर से मांगा था, किसी प्रैक्टिशनर से, किसी से भी मांगा, तो किसी ना किसी का इंटरप्रिटेशन था, उन्होंने उसी से एक्ट कर गए। बट खुद पढ़ो, खुद इंटरप्रेट करो, चैलेंज करो, अपने आप को क्लैरिफाई करो, तो यू विल बी। क्या होता है कि आप जब कहीं पे भी स्टेटमेंट दोगे ना, उसका जो वैल्यू होता है, लोग क्यों सुनेगा कि उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट कहाँ से आएगा? इस बेयर एक्ट पढ़ने से। किसी का ओपिनियन पढ़ के आपको कंटेंट नहीं आया। दिस इज माय वन रिक्वेस्ट टू दिस। यहाँ से आपके सारे सेल्फ डाउट, चाहे कोई भी करियर हो, वहाँ पे उसको बर्स्ट कर सकते। तो सर, दिस वाज आवर सेक्शन 3 ऑफ द पॉडकास्ट, प्रेशर्स, डिसीजंस एंड लर्निंग। नाउ वी आर, अच्छा, प्रेशर्स की बात में मैं रुक गया था। प्रेशर्स के बाद, प्रेशर विल बी देयर बिकॉज व्हेन यू आर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी प्रोफेशन, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन। ये एक्सपेक्टेशन अगर नहीं है तो यू आर नॉट देयर। तो प्रेशर को प्रेशर मत बोलो, देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रेशर, इट इज देयर, दैट्स व्हाई यू हैव द जिल टू एक्सेल। जिस दिन आपके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा ना, उस दिन आपके पास एक्सेल करने का कोई जिल रहेगा ही नहीं। तो आप इसको कभी प्रेशर मत बोलो। प्रेशर इसका एक क्या बोलेंगे, अपशब्द है, प्रेशर नहीं है। दैट इज योर इंसेंटिव टू परफॉर्म बेटर। अब प्रेशर वो होता है कि आप 2 रोटी खाने का काबिलियत रखते हो, आपको 6 रोटी खाना है, तो वो प्रेशर हो सकता है, बट इसको प्रेशर मत बोलो। अगर मान लो कि आपने 1 घंटे में 10 पेज पढ़ना है, हम आपको बोले पूरा किताब पढ़ लो, उसको प्रेशर बोल सकते हैं, बट इसको प्रेशर मत। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है उन यंगस्टर्स के लिए भी और क्वालिफाइड वंस के लिए भी, जिनको लग रहा है इनिशियल बेसिस पे कि वो प्रेशर है। इट इज नॉट द प्रेशर, इट इज देयर कैपेबिलिटी। आपको वो निखारने के लिए ही प्रेशर दिया जा रहा है, राइट? सो इट इज एन इंसेंटिव टू इम्प्रोवाइज। So that was it in the section 3, and now we'll deep dive more, because अभी तक आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि सर के जो एथिक्स है, सर का जो एक्सपीरियंस है, सर ने जो भी बातें, जो भी एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर किए, आपको बहुत सारी वैल्यूज उसमें ऑलरेडी मिल गई होगी। बट अब आपके मन में आएगा, अब इस पॉडकास्ट में आपको क्या मिलने वाला है। डियर, इस पॉडकास्ट में अब जो आपको मिलने वाला है ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। Because now we are going to discuss life beyond destination. ठीक है? And we will also have a rapid fire round in a few minutes after the questions are answered. So sir, there are some questions which fall into the segment of life beyond destination, right? So let's answer the first question of this segment. इतने सालों तक आपने सर कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लिया, डिफरेंट रोल्स प्ले किए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्ले किया, प्राइवेट सेक्टर में भी किया, पब्लिक सेक्टर में भी रोल। पर इन सभी एक्सपीरियंसेस के बाद आज के टाइम पे यू आर अ सोशल ऑडिटर एंड अ लाइफ कोच। तो ये ट्रांजिशन का ट्रिगर कौन सा पॉइंट था? ड्यूरिंग माई जर्नी में प्रोफेशनल टाइम पे, आई मेंटर्ड, एज आई टोल्ड, आई मेंटर्ड लॉट। किसी को मुझे ऑफिशियली बोला गया आप मेंटरिंग करो, किसी ने, मैंने बोला आपको मेंटर ढूंढना पड़ता है, आपके पास मेंटर आपको मिल जाता है, किसी ने मुझे अपने आप ही अडॉप्ट कर लिया एज देयर मेंटर। ना, मेंटरिंग इज समथिंग वेयर पीपल विल कैरी माय सिग्नेचर। लाइक मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बता दूं,
अभिषेक शर्मा बैट कर रहे हैं, राइट, फायर पावर, फायर पावर, आप उससे युवराज देखते हो, दैट इज मेंटरिंग। एंट्रिंग, तो सभी ये करेगा, लेकिन इन लोगों को एम्पावरमेंट नहीं होता है। दे आर कैरिंग माई सिग्नेचर, दे आर कैरिंग मेंटर सिग्नेचर। तो मैं सोचा कि इनको एम्पावरमेंट कैसे करें, बिकॉज life coaching is something where not only this technical part or official part of it, it's your personal relation, it's your boss subordinate relation, it's your friend relation, it's your health, it's relation you with yourself, and you have not explored yourself. You are having huge amount of thing which is unknown to you about yourself. तो ये आपको empower करते हैं to know you better, empower yourself to take perfect step, because मेंटरिंग तक तो वो क्या बताऊं मैं, बड़ा बच्चा बड़ा हो रहा है, अब तो एडल्ट एजुकेशन है। अब इसमें आप अपने आप को एम्पावर करते हो बेटर डिसीजन लेने के, क्योंकि you don't know, but you are having all reasons for your problem, you are also having all of your resources how to handle this problem. आपके पास दुविधा यही है, आप अपना प्रॉब्लम को आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हो, और आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कैसे इसको हैंडल करें। आप अगर हैंडल करने का भी कर रहे हो तो आप हिचकिचा रहे हो, मैं करूं या ना करूं, बिकॉज एम्पावरमेंट इज नॉट देयर। तो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड that value, that empowerment in individual, which will enable them to lead a better life mentally, economically, or that's I'm not talking, a mental better life, better relationship. For example, someone is having a bad relation with boss, वो बोलता है मेरा तो प्रमोशन, तो वो उसके पास प्रॉब्लम तो अपना दिख रहा है, उसका समाधान करने का सारे के सारे औजार उसके पास है, लेकिन वो दिखता ही नहीं है, उसको तो सिर्फ एक ही दिखता है, मेरा फेलियर। जिस दिन वो एम्पावर हो जाएगा, वो समझेगा कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, ही विल शाइन एंड ही इज शाइनिंग। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ कोच। कमिंग टू माय सोशल ऑडिट, देखो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए किसी को, पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, बट सोशल ऑडिट हैज I'm little bit इंटीरियर का बच्चा हूँ, तो मैं सोसाइटी, मुझे मेरे लिए बहुत, बच्चा नहीं बुढ़ा हो गया, तो फ्रॉम आई एम किड फ्रॉम विलेज ना, तो मुझे सोसाइटी अच्छा लगता है। जैसे अभी इधर आने के बाद आपका कंसेप्ट का जो सोसाइटी है वो तो बिल्डिंग में ये जो XYZ सोसाइटी, इस बिल्डर का वो हो गया सोसाइटी, हमारे लिए सोसाइटी वो नहीं था। हमारे लिए सोसाइटी था पेड़ पौधे, जंतु जानवर, पक्षी, तालाब, ये सब मिला के सोसाइटी होता है। तो इसके लिए जो भी कोई स्पेंडिंग करता है, उस स्पेंडिंग का सही उपयोग हो रहा है। तो मुझे ये भी एक चाहत था कि ठीक है, आफ्टर दैट दिस इज वन एरिया वेयर आई कैन बी अ सोशल ऑडिटर टू असेस सोशल इम्पैक्ट ऑफ दोज एक्सपेंडिचर्स, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इनटू द फाइनेंस, दैट्स फाइन। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट में मैंने देखा, आई हैव डन फ्यू असेसमेंट्स, तो यस, those who are spending in CSR activities through this CSR activities में सभी एक NGO ढूंढ लेते हैं, NGO एक्टिविटी की कौन चाहता है कि आप ना जाके, वो जो खर्चा कर रहा है उसमें आप जब कोई बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या चाहते हो, क्या प्रॉफिट आएगा, लेकिन आप सोसाइटी में जब पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको क्या आएगा, दिखते नहीं दिखता, आप सोसाइटी का क्या आउटपुट आ रहा है। हाँ। तो मुझे वो आउटपुट कैलकुलेट करना होता है कि इन्होंने जो पैसा डाला है उसमें से प्रॉपर आउटपुट आया है, शुड वी कंटिन्यू इट, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दैट टाइम आप ना 26 मंजिल में नहीं रहते हो, आप ग्राउंड में रहते हो, क्योंकि आपका बेनिफिशियरी वही है जो मार्जिनल है। अब जो उन लोगों के साथ बातें करते हो जो आपको बिल्कुल प्लेजर नहीं देता है, उनको कितना प्लेजर देता है। आपको एक पिज्जा का अच्छा नहीं लगा, एक खाया फेंक दिया, माइट बी 600 रुपीज पिज्जा, यू एट 125, बैलेंस यू हैव थ्रोन, बट 125 इज देयर होल वीक्स रेशन। तब आपको पता चलेगा कि ये जो CSR के थ्रू छोटा सा हेल्प इसके पास गया, इसका रिपरकशन क्या। Because when it multiplies by numbers,
becomes a huge तो loss तो for अब them. दिखता है दिखता कि है that yes, this is how the society lies, India lies in this area, and here इनका पैसे का कितना उपयोग हो रहा, so that has touched me, so that's why the social audit आपने transit किया. it's not the transit. I am also a practicing cost accountant, but that is my passion area. passion area. This आपको already you are passionate कि where are we spending our money, and when it comes to the society, real society, Yes. not this society where we live in you know what we say कि flats में हम रहते हैं, apartments and complexes. This is not the society. The society that is real. Yes. और क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे सेगमेंट ऑफ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बजट बहुत ही कम होता है, और वहाँ पे अगर कोई पैसा स्पेंड कर रहा है तो उसका आउटपुट उनको कितना मिल पा रहा है, दैट इज वेयर यू आर पैशनेट. So sir, let's move on to another question in this segment. सर, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सक्सेस का रियल मीनिंग क्या होता है बियॉन्ड मनी एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट, डेजिग्नेशन एस्पेक्ट? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ सक्सेस? मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं. श्योर. In one organization, one CEO retired. वो जब रिटायर कर रहे थे तो सबने उसको बू किया, ह्यूमिलिएट करके उसको रिटायरमेंट. अब वो रिटायरमेंट होके चले गए. अब वो सीईओ, उस टाइम लोगों ने बू किया है, बट ही वाज अ सीईओ, ही वाज वेरी कैलिबर्ड पर्सन, राइट, and probably highest caliber available in that industry in that point of time. But organization also required him some guidance, and he was also having a fascination to pay visit my old organization. He was tried to pay visit there. तो चारों ओर एक फरमान जारी कर दिया गया, one high priced visitor is coming, proper security should be there, nobody should know who is coming. आया या चले गए. Another non executive lower level, वो जैसा मतलब क्लार्क, लोअर डिवीजन क्लार्क, वो रिटायर कर रहा है. वो जो रिटायर कर रहा है, सीईओ जो उस टाइम का सीईओ था वो खुद भी आए हैं उसके रिटायरमेंट के लिए आए, उसके लिए बातें की है, उसको गेट तक छोड़ के गए. अब उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसका भी कोई काम पड़ा ऑर्गेनाइजेशन में, वो महाशय आया, वो जहाँ पे आया वहीं पे आप सिक्योरिटी आ गया, सर जी आपके लिए हम हॉल दे देते हैं, आप वहीं पे बैठ जाए, सब देखने के लिए खड़े हो गए. ये है सक्सेस का डेफिनेशन. It doesn't matter at what position you are carrying or what position you are. Impact that you have created. सक्सेस को आप अगर डेजिग्नेशन एज मनी से मानते हो ना, इट विल नॉट बी अटैच्ड टू यू, बट money and designation matters a lot, because if it is not there, your sellability goes. अब हम प्रोफेशनल क्यों बनते हैं? ठीक है, मेरा मार्केटेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए. जिस दिन मेरा मार्केटेबिलिटी नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? तो ये चाहिए, बट इट शुड नॉट बी अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर टू बी अ सक्सेसफुल. कि आई कैन किल एनीथिंग टू बी सीईओ, आई कैन डू एनी डैम थिंग टू अर्न मनी, ये नहीं होना चाहिए. ये आपका जरूरत है, ये आपका आइडेंटिटी देता है, लेकिन आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है कि टू व्हाट एक्सटेंट यू विल रिमेन ह्यूमन एंड टू व्हाट एक्सटेंट यू विल बी ए ट्रू प्रोफेशनल. इसका एक बैलेंस होता है सक्सेस. सक्सेस किसी का एक्सट्रीमिटी नहीं होता, नहीं तो एक साधु संत बन जाएगी सक्सेसफुल, और जो मैंने बोला कोई क्रूड प्रोफेशनल वो भी सक्सेसफुल. सबका सक्सेस है, बट इन कॉर्पोरेट फील्ड में आपके इसके इक्विलिब्रियम आती है. फायर ह्यूमन वैल्यूज. दैट वाज अ वेरी गुड एग्जांपल जो आपने रिटायरमेंट वाला. सर, मनी को लेके ना मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है. सिंस यू आर अ लाइफ कोच एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट. एक माइंडसेट मुझे लगता है इंडिया में भी लैक करता है, दैट इज
एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, राइट? एंड मुझे ऐसा लगता है अगर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भी लेके जाते हो ना, वो भी हायरार्की को लेवल अप करने में, स्टेप अप करने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि आप जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की मनी के बारे में सोच रहे हो, उसके बजट के बारे में सोच रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में सोच, राइट? सो जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया में आज भी पेरेंट्स या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो सीएमए के स्टूडेंट्स कुछ डिफरेंट 2 टियर सिटीज या 3 टियर सिटीज से आते हैं, उनके ब्रेन में ना मनी को लेके कुछ प्री डोमिनेंट माइंडसेट पहले से फिक्स होता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, राइट? बट एट द सेम टाइम you cannot afford anything without money. Everything that is important can be bought with money. Of course, not happiness. You can be happy from within. तो इस माइंडसेट को किल करने के लिए शुरुआत कहाँ से हो सकती है और कैसे इस माइंडसेट को किल किया जाए? क्योंकि जब स्टूडेंट क्वालिफाई करता है, मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ एक स्टूडेंट, मैं अभी मिला था IOTP के ट्रेनिंग सेशन में, तो वो मुझसे आके पूछता है, सर कि मेरा इतने का पैकेज लग जाएगा तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। मैंने कहा जो तूने अमाउंट सोचा है, ये आपने जो अमाउंट एक प्री डिफाइन कर दिया, क्या दिस इज द ओनली लिमिट, या आपने इसके बिसाइड स्किल्स लिखी जो आपके पास है, या उसके रिगार्डिंग आपने ट्रेनिंग ली, या आपने आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया? हो सकता है अगर ये स्किल्स, ये ट्रेनिंग्स अगर आप रिसीव कर लो, ये इनपुट्स अगर आप अपने ब्रेन में डाल दो, ये प्रैक्टिकलिटी लाइफ में उतार दो, तो ये पैकेज तो बस एक बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। 3-4 times भी इट इज इजीली फीजिबल फॉर यू। तो हाउ डू वी किल दैट माइंडसेट? जो आपने बोला ना, पहले भी हमने उसको थोड़ा टच किया, तो दोबारा मैं करता हूँ। आप ना रिजल्ट को पहले देखना चाहते हो, प्रोसेस को नहीं। प्रोसेस को नहीं। मैंने बोला कि पैशनेट होना है। पैशनेट का मतलब क्या है कि मैं पैसा देखूं? नो, पैशन इज द प्रोसेस। इफ यू सेट योर प्रोसेस राइट, रिजल्ट विल फॉलो। अब सोचो, मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा खासा प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बनूंगा, लेकिन मैं सब्जी बेचता हूं। राइट। मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। मेरा प्रोसेस क्या है? नाउ whosoever the student, whosoever the aspirant cost accountant, whosoever is the professional, he is thinking कि मैं इस सैलरी में पहुंच जाऊंगा तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा। फाइन, बट उस सैलरी तक का, उस सैलरी का रिक्वायरमेंट क्या क्या है? अब जानो, स्टेप्स क्या ले रहे हो। ये जो स्टेप्स ले रहे हो, ये बाय बिफुलिंग योरसेल्फ और बाय बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ ले रहे हो। क्या होता है ना, बहुत के पास छोटा छोटा सर्टिफिकेट आता है, वो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, वो बिफुल करने का है। मेरे सामने एक आया आके अच्छा सर्टिफिकेट दे, रिज्यूम में डाल देते हैं। मैं ये सर्टिफिकेट में करूं क्या? तो एक whom he is fooling, at this age don't try to fool me। तो be truthful to yourself। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। आप जब अंदर आते हो ना, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, आपका फर्स्ट स्टेप मुझे बता देगा आपके अंदर कंटेंट क्या है। वो ऑटोमेटिक इट रिफ्लेक्ट्स फर्स्ट इंप्रेशन। तो आप अपने अंदर जैसे ये गुण डालते जाओगे, ये उतना नजदीक आता जाएगा। बट इफ यू रन आफ्टर इट, सैक्रिफाइसिंग दिस, वो उतना दूर भागता जाएगा। तो पहला प्रोफेशनल्स को मेरा रिक्वेस्ट है, आपके पास 3-4 मंत्र रख लो। एक है स्टडी, दूसरा भी है स्टडी, तीसरा भी है स्टडी, फोर्थ है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस के बिना ये 3 स्टडी नहीं होगा। अब क्या स्टडी के बाद परसिवियरेंस दे दोगे तो बोलेगा ठीक है एक बार तो पढ़ लिया, नहीं 3 बार पढ़ो। एंड प्लीज अगेन एंड अगेन रीड द बेयर एक्ट। रीड द बेयर एक्ट, ये सर ने बहुत बार लाइन रिपीट किया, आई एम आल्सो रिपीटिंग इट। रीड द बेयर एक्ट, खुद से इंटरप्रिटेशन करो। इसके अलावा सक्सेस विल नॉट कम इन प्लेटर। तो दैट वाज लाइफ बियॉन्ड आपका डेजिग्नेशन। एंड सर, अब इस पॉडकास्ट का सबसे, हम कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है, जो मज़ेदार भी होता है, थोड़ा सा फन भी होता है उसके अंदर। दैट इज़ रैपिड फायर राउंड। तो कुछ क्वेश्चंस रैपिड फायर में मैं ऑलरेडी लेके आया हूँ, एंड
आपको उसमें जो है वन वर्ड आंसर्स या फिर वन लाइनर्स आपको जो है थ्रो करने, एंड स्टूडेंट्स को इससे बहुत अच्छा एक क्विक ग्लिम्स मिलेगा अपने करियर को। लगता है सर मुझे भी सीट बेल्ट टाइट करना पड़ेगा। सीट बेल्ट टाइट कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ अ रैपिड फायर राउंड। तो सर वैसे मैंने यूजुअली रैपिड फायर में 8 से 10 क्वेश्चंस होते हैं, बट क्योंकि आपका एक्सपीरियंस इतना था, मैंने यहाँ पे मोर देन 13 क्वेश्चंस आई थिंक मेरे पास है। वेलकम। ये भी कम है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस रिमूव किए ऑब्वियसली क्योंकि वो रेपिटेशन मोड पे जा रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सर पीएसयू या प्राइवेट, प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे होता है? ऑलरेडी एक्सप्लेन पीएससी। पीएसयू। पीएसयू जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए एआई थ्रेट है या एक ओवरड्यू अपग्रेड? एआई किसी के लिए थ्रेट नहीं है। इज एन ओवरड्यू अपग्रेड, राइट। सर सैप इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो एक टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, माइंडसेट? सैप इज अ टेक्नोलॉजी, इसका प्रॉब्लम माइंडसेट में है। इसका प्रॉब्लम माइंडसेट में, राइट। दैट इज अ वेरी गुड आंसर। सर एथिक्स जब एक्सपेंसिव लगने लगे तब एथिक्स को फॉलो करना ब्रेवरी है या फिर स्टूपिड? एथिक्स इज नॉट नेगोशिएबल। नॉन नेगोशिएबल। उसके साथ कोई प्राइस टैग नहीं हो सकता। इज नॉट नेगोशिएबल। सर आज के टाइम पे यंग प्रोफेशनल्स जो ज़्यादा चेज कर रहे हैं वो आपको क्या देखने को मिलता है, स्किल्स या स्टेटस? वो स्किल को कंप्रोमाइज करके स्टेटस चेक कर, राइट, सो दे आर चेजिंग मोर ऑफ स्टेटस। डिजास्टर्स रूट में जा रहा है। स्किल 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 शुड बी पैरामाउंट। पैरामाउंट, क्योंकि आपका वर्ड बता देगा हाउ स्किलफुल यू आर। सर एक ऐसा मिथ जो आप पीएसयू के बारे में बस्ट करना चाहेंगे, ऑलरेडी कर चुके हो, बट एक ऐसा मिथ जो पीएसयू को लेके पीएसयू में काम नहीं होता है। पीएसयू में बहुत काम होता है, इतना काम कि आप सोच भी नहीं सकते। जो रैपिड राउंड चल रहा है थोड़ा सा सुना दो। श्योर सर, डेफिनेटली। वंस आई गॉट स्टक इन ले इन दिसंबर। ले लेह लद्दाख लेह में। तो दिसंबर में वाइट आउट हो गया। nothing was, no aircraft is taking off, nothing is moving. Okay, सब कुछ stuck. There are private airlines was also there, private banks were also there, private shops are also there, private clinics are also there. All privates are closed. Two, three only Indian only working. One is Indian Oil, Indian Airlines, and State Bank of India. Now you can imagine, जहाँ पे सभी ने छोड़ दिया था हमें, इन लोगों ने ह्यूमन, ये भी इसमें भी तो ह्यूमन ही काम कर रहे हैं, उसमें भी ह्यूमन ही काम कर रहे हैं। इधर का डॉक्टर भी वही डॉक्टर थे, उधर का भी डॉक्टर वही थे, ये मेडिसिन जो बेच रहे हैं वो भी वही इंसान थे, लेकिन इन्होंने हमें उधर से लेके आए थे। तो मिथ मैं वही बताना चाहता हूँ कि पीएसयू इज देयर, यस, इज देयर, ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट। सर करियर में सबसे अंडररेटेड स्किल इन तीनों में से कौन सी है? आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन, या फिर पेशेंस? इमोशनल क्वेश्चन। सर आई थिंक इमोशनल क्वेश्चन को लेके आपको एटलीस्ट कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ईक्यू के बारे में पता भी नहीं है कि होता क्या है ये। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, देयर विल बी फेलियर, देयर विल बी क्रिटिसिज्म, देयर विल बी सक्सेस, यू विल बी praised. There are colleagues who are depending on your output. There are colleagues whose output is dependent on you. Whose input is your output. Right. अगर इमोशनल क्वेश्चन आपके पास नहीं है, ये सारे के सारे बिग जीरो हो जाएगा। आप सोच लो where you will be. इमोशनल क्वेश्चन है योर इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, इसका एक it encapsulated everything in emotional quotient. टेक्निकल नॉलेज के बिना आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अपना तो एंट्री टिकट में तो टेक्निकल नॉलेज है। अब उस टेक्निकल नॉलेज को ट्रांसलेट किया गया है रिजल्ट गुड, बेटर, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग में, वो है आपका इमोशनल क्वोशिएंट के थ्रू। हाउ यू आर इंजेक्टिंग इन द सिस्टम, हाउ यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम सिस्टम, इट डजंट हैव थ्रू योर टेक्निकल नॉलेज। तो सॉफ्टवेयर ही काम करेगा, आप हम चाहिए ही नहीं। This is emotional quotient, which is very important. That's the most important skill जो आपको वहाँ पे चाहिए। सर बॉस बनना ज़्यादा टफ होता है या फिर लीडर? लीडर, बॉस, no boss. Boss is not good. Right.
आज का फाइनेंस स्टूडेंट ज्यादा स्मार्ट है या ज्यादा रेस्टलेस है? स्मार्टली रेस्टलेस है, स्मार्टली रेस्टलेस। क्योंकि दे प्रिटेंड दैट दे आर स्मार्ट बट दे आर रेस्टलेस। रेस्टलेस, राइट। सक्सेस का एक वर्ड में कोई डेफिनेशन आपके पर्सपेक्टिव से, वन वर्ड डेफिनेशन। वेरी डिफिकल्ट टू वन वर्ड टू डिफाइन कैसे, वन लाइन। सक्सेस दैट यू मस्ट फील down the line 3 years or 5 years कि that day I did what was most appropriate। तो ये बात आपको ध्यान, तो दिल में बसा लो, लिख लो उसको अपनी डायरी में। सर, डिसीजन मेकिंग में एआई को सपोर्ट रोल मिलना चाहिए या फाइनल कॉल भी एआई को दे सकते हैं? AI is tool, AI is not decision maker। AI is gives option what to be implemented, that is your choice, because decision encapsulate technical data, statistics, human behavior and emotion, certain things which cannot be translated into digits, those are also in your decision making process। so AI is mere tool, it will remain a tool। अगर हम लोग रोते रहेंगे तो भी टूल रहेगा, हम खुश रहेंगे तो भी टूल रहेगा। सर, एआई के टाइम पे एक चीज जो कभी ऑटोमेट नहीं हो सकती, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। सर, अगर आज आप 25 साल के होते, मतलब एक यंगस्टर होते, अभी भी आप एक यंगस्टर हो, हमसे ज़्यादा यंग आप लगते हो क्योंकि आपकी प्रोफाइल इस तरीके की है, पर्सनालिटी आपकी इस तरीके की है, आई रियली एडमायर योर पर्सनालिटी। अगर आज आप एक्सेप्टिंग इट तो यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट। सर की पर्सनालिटी देख के आपको लग गया होगा कि सोचो आपको अभी कितना इंप्रूवमेंट अपने अंदर करना है, राइट? सर, अगर आप 25 साल के होते तो एआई से दोस्ती करते या पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते? बिना फंडामेंटल में एआई लेके करूंगा क्या? राइट। तो ये था आपका रैपिड फायर राउंड। आई होप आपको यहाँ पे मजा आया होगा। अब सर, वी आर डाइविंग इनटू द क्लोजिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट, बट क्लोजिंग डज नॉट मीन क्लोजिंग। क्लोजिंग मीन्स अ मैसेज। तो द मैसेज दैट वी आर गोइंग टू गिव सीएमए स्टूडेंट्स, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस है, फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, आई थिंक 1 or 2 क्वेश्चंस आर देयर, जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में और अपने प्रोफेशन को जानने में और उसको एक्सप्लोर करने में, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन ऑफ द क्लोजिंग पार्ट। सर, एज वी डिस्कस्ड अबाउट आवर यंग प्रोफेशनल्स, दे आर चेजिंग समथिंग, दे आर चेजिंग मैनी थिंग्स एंड दे आर रेस्टलेस। तो आज के टाइम पे यंग प्रोफेशनल्स को ऐसी कौन सी चीज़ है जो चेज करना बंद कर देना चाहिए इमीडिएट? दे आर ऑब्जेक्टिव मत रहो, आप चेस करो अपना प्रोसेस को, चेज ओनली प्रोसेस। आप अभी से मैं कभी मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा, आई हैव सीन इट्स नॉट नथिंग, यू आर गिविंग एनी नथिंग न्यू स्टोरी टू मी। न्यू ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में, मैं कब उधर पहुंचूंगा? डायरेक्ट रिजल्ट देखता है। डोंट नो, पहले अपना काबिलियत, उसके ऊपर वर्क करो, उसको चेस करो। आपका सबसे जरूरी है कम्युनिकेशन। अगेन आई विल बी टेलिंग यू, ब्रेक टी टाइम पे मैं आपके साथ शेयर किए हैं, अभी आप लोगों के लिए भी बता दूं। इन वन इंटरव्यू वन पर्सन वाज टेलिंग, आई एम फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग बेल्ट सो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। फाइन, तो ठीक है, मुझे उस जगह जहां है, जिस जगह है वो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट ही था, आप वहीं पे काम करो, लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि कोई फॉरेनर आपसे हिंदी में बात करेगा। कोई कॉल आएगा तो वो इंग्लिश में बात करेगा। तो ये क्वालिफिकेशन आप लोग इनकलकेट करो अपने अंदर, कम्युनिकेशन इन बॉडी लैंग्वेज, इन वर्डिंग्स एंड इन राइटिंग। आजकल अगर किसी के पास कोई ईमेल आता है, कोई स्टूडेंट का कोई ईमेल आता है, या तो वो चैट जीपीटी का हेल्प लेता है और वो लेने के बाद उसको एडिट करना भूल जाते हैं, मुझे पता चल जाए तो चैट जीपीटी का नीचे लिखा हुआ आ जाता है। तो इतना स्टुपिडिटी मत करो, चैट जीपीटी को कंटेंट दो, देखिए उसका लैंग्वेज लेके उसको पढ़ो, और अगर खुद ड्राफ्ट कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू, वो अगर गलत इंग्लिश भी आता है ना, पता चलता है कि ये बंदा ने ट्राई किया है। तो ये एक सिस्टम है जो आपको हेल्प करेगा एक टेक्निकल कैपेबिलिटी इंड्यूस करने में, वो है ईमेल ड्राफ्टिंग। क्योंकि आजकल तो लेटर ड्राफ्टिंग बंद हो गया, तो ईमेल ही ड्राफ्ट करो, चैट जीपीटी का हेल्प लो, लेकिन उससे पहले आप गलत ही ड्राफ्ट करो, करके एक बार पढ़ो,
communication and communication. This is one thing is killing particularly CMA's entry in high profile areas. You are technically far superior than others. I am not naming others, far superior. आपने इतना इन डेप्थ स्टडी किए हैं, आपने इतना सब्जेक्ट स्टडी किए हैं, जब डिलीवरी आता है आप फंबल कर जाते हो क्योंकि आपने उसके पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करते कि हाउ टू फेस द सिचुएशन. आई ऑलवेज ऑफर, प्लीज कम टू मी, आई विल हेल्प यू टू ग्रो, बट ग्रो. मेरे इंटरव्यू में आके फंबल मत करना, शेकी मत होना, बॉडी लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस देना, वो चीज आप चेस करो इंस्टेड ऑफ चेजिंग अदर्स. तो अब आप अगर इस पॉडकास्ट को लाइक कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. आपको रियलाइज हो चुका होगा कि अब हमारे जो पॉडकास्ट के लेवल है वो कहाँ तक जा चुका है, राइट. आने वाले टाइम पे आपको और भी पॉडकास्ट मिलने वाले हैं एंड अभी भी ये पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी क्वेश्चंस बाकी हैं एंड आपको वैल्यू एडिशन देना हमारी साइड से बाकी है. तो सर लेट्स मूव ऑन टू अनदर मैसेज क्वेश्चन दैट स्टूडेंट्स कैन गेट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. आपने सर यहाँ पे बात करी थी कि कम्युनिकेशन की, राइट. इट इज़ दैट वन स्किल विच एवरीवन शुड वर्क ऑन. नंबर 1 पैरामाउंट स्किल. सर एक ऐसी कोई इनबिल्ट हैबिट, इनबिल्ट ना भी हो तो उसको इनबिल्ट किया जा सके, लॉन्ग लास्टिंग हैबिट जो इनको एक लॉन्ग लास्टिंग करियर दे सके विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट. एक ऐसी हैबिट. Can you repeat your question again so that I Yes, can? sir. जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको आज के टाइम पे क्योंकि डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, मल्टीपल चीज़ों में फोकस है, तो एक ऐसी हैबिट जो वो अभी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं. Absolutely. That's public speaking. Take mic, start speaking. Take mic, start speaking. ये हमारा सीएमए प्रोफेशन में एक इंटीग्रल सब्जेक्ट हो जाना चाहिए. राइट. आई होप ये आवाज इंस्टीट्यूट तक भी पहुंचेगी. Because what we are manufacturing a technical tool who doesn't deliver. आपने इसके अंदर हमारे सारे सीएमए में हमने टेक्निकल नॉलेज ठूस दिया है, बट ऐसा कोई नहीं है कि इंस्टीट्यूट हो चाहे जो भी हो, चाहे आपका प्लेटफॉर्म हो, कहीं पे भी स्टूडेंट शुड कम, ओपन फोरम, everyone has it is compulsory, come and deliver. Questioning will be there, you have to answer. Then only you will grow. ये ग्रो नहीं, एक ग्रो में आप एक ह्यूमनॉइड मैकेनिक तैयार कर सकते हो, लीडर नहीं. लीडर का अंदर ये है कि आपको अभी क्या होगा जब ये होगा ना, आई कैन फोरसी कि मैं जो बोल रहा हूँ इसका अच्छा क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है. तो लीडरशिप में ऐसा स्थिति आएगा कि मैं जो बोलूंगा इसका 0 सवाल आए. अभी मैं ऐसा बोलना चालू कर दूं कि उसमें नेगेटिव सवाल आना चालू हो जाए, तो बिकॉज आई हैव नॉट प्रैक्टिस इट. तो लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट करने के लिए पब्लिक स्पीकिंग करो, तो आपको उधर का क्वेश्चन जब आएगा तब आपका लीडरशिप क्वालिटी उभर के आएगा. तो स्टार्ट स्पीकिंग पब्लिकली, माइक उठाओ और बोलना चालू करो. राइट. सर बिफोर गिविंग द लास्ट मैसेज टू स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ का एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपने हमेशा फॉलो किया है और जो आप आने वाली जनरेशन को फॉलो करने के लिए देना चाहेंगे, एक ऐसा प्रिंसिपल जो लाइफ टाइम इनको फॉलो करना है. आगे वाले करे या ना करे वो तो मैं बता नहीं पाऊंगा. मेरा प्रिंसिपल हुआ कि आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट एंड आई ट्रस्ट. बीइंग ट्रांसपेरेंट. नो, आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी. आई ट्रस्ट whosoever will be in front of me. आप मुझसे जो बात करोगे, आई विल नॉट गो बियॉन्ड दोज वर्ड्स. आई डोंट जज. So whatever I will speak, you will trust. आई ट्रस्ट बिकॉज आई डोंट जज एनीवन. मैं सबको वही रेस्पेक्ट करता हूँ जो जैसा मेरे पास है. मैं जज नहीं करता और आई एम ट्रांसपेरेंट. तुम अगर मुझे पूछोगे, आई नेवर आई विल आस्क इन काउंटर कि तुम क्या कर रहे हो. ये मेरा एक ये जो क्वालिटी है ये बहुत कम इंसानों में, क्योंकि इवन व्हेन वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरीवन इज जजिंग, बट व्हेन यू सी अ पर्सन हु इज सिटिंग एट अ लीडरशिप पोजीशन, दैट पर्सन मुझे लगता है वो पोजीशन पे इसीलिए पहुंचा है कि
नहीं तो वो जज करना चालू कर दे, वो पूछेगी नहीं कभी मुझे। पहुंचेगा नहीं कभी, राइट। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेजेस। अब सर, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक लास्ट मैसेज जो आप अपने दिल से इस जनरेशन को, हमारी जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को और यंग स्टूडेंट्स को भी, क्वालिफाइड वंस को भी, और जो अपने करियर में कहीं ना कहीं स्टक है या जो और ग्रो करना चाहते हैं, ऑलरेडी सक्सेसफुल है बट वो और बियॉन्ड दैट उनकी इमेजिनेशन के जाना चाहते हैं, उनको एक फाइनल मैसेज जो आप अपने दिल से देना चाहें। देखो, हम जब छोटे थे, बचपन में थे, तो हम गर्म चीज को टच करते थे तो हाथ हटा लेते थे। धीरे धीरे हमें समझ में आ गया कि गर्म चीज को टच नहीं करेंगे। दिस आर और छोटा छोटा एक्ट था। ये करते करते हमने पहले आग में हाथ नहीं डाला, फिर गर्म पानी में हाथ नहीं डाला। ये करते करते एक हैबिट ग्रो किया कि हम गर्म चीज को हाथ नहीं लगाते। उसके बाद हमने एक हैबिट किया, पैर छूना। सबका पैर नहीं छूना, किसका पैर छूना, एक हैबिट ग्रो किया। ये जो हैबिट है, एक छोटा छोटा एक्ट से, सेट ऑफ एक्ट में हमारा एक हैबिट बना, एक सेट ऑफ एक्ट में अनदर हैबिट बना, ये सेट ऑफ हैबिट में मेरा कैरेक्टर बना। एंड व्हाट एवर आई एम बिकॉज ऑफ माई कैरेक्टर, which is conglomerate of my acts and habits, and whatever I will achieve because of my character. Don't blame मेरा लक खराब था, नहीं, these are the things which are responsible whatever I am today. So take care of your छोटा छोटा acts and habits, make yourself a person. Don't blame anyone that my success or failure because of that or this and that. Luck definitely play a role, but that is very small segment. More than 90% is your habits, acts and character. That was an extremely good message. आपका कैरेक्टर, आपके एक्ट्स और जो भी आप एक्ट्स करते हो उससे आप क्या सीखते हो और फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या आते हैं, उस पर अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के पर्सन। तो दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट था वो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था यार, ये एक रियल वर्ल्ड मास्टर क्लास था जो तरुण सर ने डिलीवर किया। उनका 30 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ ये नहीं दिखाता कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, वो ये दिखाता है कि क्लैरिटी के साथ आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो सर, इट वाज रियली एन ऑनर टू हैव यू ऑन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे मौका मिल पाया, और वो भी बहुत ही जल्दी, आपके साथ बैठने का, आपके साथ चाय पीने का और आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करने का। ऑल्दो वो सारी बातें भी मैं इनको नहीं बता सकता अभी, जो हमने बिफोर हैविंग दिस पॉडकास्ट, हमने ड्यूरिंग द टी टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सर ने पहले ही मुझसे शेयर कर दिए थे। एंड आप सोचो, जो सर ने आपको क्लैरिटी दी है, उस क्लैरिटी से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आप इस पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई तो नीचे कमेंट करके बताना ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी एंड Again, thank you and again happy birthday. थैंक यू सो मच सर एंड इट वाज रियली ऑनर फॉर मी कि मेरे बर्थडे पे आप यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड हौसला रखना, CMA सारथी हमेशा आपके साथ है।